नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर समग्र बैच। यह बैच यूपीएससी हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए डेडिकेटेड बैच है और इसमें मैं जगदीश चंद्र जांगेड़ आपका जे सर आपको ज्योग्राफी जैसे विषय के साथ में सहजता के साथ में पूर्ण ज्ञान जो आपको प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के संदर्भ में रहने वाला है, जो कि एनसीईआरटीज और अन्य रेफरेंस बुक से रिलेटेड होने वाला है, उसका अध्ययन और अध्यापन इसमें हम करने वाले हैं दोस्तों। यह तीसरा लेक्चर है और इसमें हम 11वीं एनसीईआरटी, जिसको फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है, भौतिक भूगोल के जो मौलिक कहीं कहीं सिद्धांत हैं उनको हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। पहली क्लास में हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या है भूगोल, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, भूगोल एक विषय के रूप में क्या है इसका महत्व, क्या है इसकी परिभाषा और क्या संकल्पनाएं अवधारणाएं इसके उत्थान के पीछे रही है। तत्पश्चात हमने दूसरे चैप्टर के अंतर्गत यह पढ़ने की कोशिश की कि सर पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, उत्पत्ति और विकास पृथ्वी की, उसके बारे में हमने जाना। हमने बताया कि सर मात्र एक ग्रह से नहीं, उस ग्रह जिस सोर्स मंडल के अंदर वह ग्रह है, जैसे कि हमारे सोलार सिस्टम के बारे में हमने सीखा, उस सोलार सिस्टम के बारे में नहीं, हमने पूर्णतः गैलेक्सीज के बारे में भी कई अवधारणाएं और उनकी संरचना के बारे में अध्ययन किया। और मात्र हमने हमारा ध्यान गैलेक्सीज पे नहीं, अपितु पूरे ब्रह्मांड और उसकी उत्पत्ति और उसके महाविस्फोट बिग बैंग थ्योरी के द्वारा हमने उसको समझने की कोशिश की। क्लास के अंत तक कई अवधारणाएं और तकनीकी शब्दों को हमने सहजता से सीखा और आई गेस आपने उसके नोट्स भी जरूर बनाए हैं। ध्यातव्य यह रहना चाहिए कि इन 2 लेसन्स के पश्चात हम आ चुके हैं 11वीं क्लास के तीसरे चैप्टर में। याद रखना, एनसीईआरटीज जैसे कि मैं हर क्लास में कहता हूं नेसेसरी हैं पर सफिशिएंट नहीं है। एनसीईआरटीज के अलावा भी बाहर भी कहीं न कहीं हमें अपना ज्ञान का विस्तार क्षेत्र बढ़ाना होगा। अगर हम वह कर पाते हैं तो डेफिनेटली भूगोल जैसे तकनीकी विषय को भी आप बहुत ही सहजता और एक रुचि के साथ में जो है पूर्ण कर पाएंगे दोस्तों, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। आज की क्लास का हेडिंग यहां से हम शुरू करने वाले हैं, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए पृथ्वी क्या है एज सच, क्या है यह भूभाग के रूप में, कैसे इसका निर्माण हुआ है, क्या अवधारणाएं रही है, वो हमने जाना। अब हमको कहीं न कहीं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक बार हम इसके आंतरिक संरचना को समझ लेते हैं, इनकी अवधारणाओं को समझ लेते हैं, इसके पीछे के फैक्ट्स और कंसेप्ट्स को जान लेते हैं, उसके पश्चात कहीं न कहीं आपका वास्तविक भूगोल जो है वो पृथ्वी के बाह्य संरचना और इसके इर्द गिर्द बेसिकली जो है ज्यादा संक्षिप्त रहने वाला है। तो आइए इस एक चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जहां पे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत किस तरीके से घनत्व बदलता है, किस तरीके से रसायन बदलते हैं और किस तरीके से बेसिकली हमको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज मिलने वाले हैं, पृथ्वी की आंतरिक जानकारी मिलने वाली है। आज की विज्ञान की समझ क्या कहती हैं, भूगोल की समझ क्या कहती हैं, उस पर जाना चाहिए। पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत ही बेसिक्स बताना चाहता हूं दोस्तों। हमारा बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, संकल्प यूपीएससी बैच। कहा जाता है कि आपके पास जब गुणवत्ता श्रेष्ठतर हो तो उस चीज को कहीं न कहीं एडवर्टाइजमेंट की कोई आवश्यकता नहीं रहती। आपका विश्वास, आपका साथ और आपकी सततता ही हमारा एकमात्र ध्यातव्य है दोस्तों। तो अगर आप इस क्लास से कहीं न कहीं बेनिफिट पा रहे हैं तो डेफिनेटली हमें फीडबैक में जरूर बताइए और पीडब्ल्यू से अपनी लर्निंग को जारी रखेगा दोस्तों। बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा अपने बारे में। अभी तक 70,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए मैंने मेंटरशिप दिया है। 8 वर्ष से ज्यादा का अध्ययन अध्यापन का एक सहज अनुभव रहा है और अभी इस समग्र और अन्य बैचेस के माध्यम से मैं आपको ज्योग्राफी जैसे तकनीकी विषय, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी जैसे बेसिकली बहुत ही रुचिकर विषय और करंट अफेयर जैसे डाइवर्स विविध विषयों के बारे में जानकारी देने वाला हूं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। जो प्यार, जो स्नेह है आपने गत क्लास को दिया था, लेसन नंबर 2 जो था हमारा पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, आपने बहुत ही अच्छे से बेसिकली जो है हमारे इस लेसन को बेसिकली यहाँ पे एक एंगेजमेंट देखने को मिला और स्टूडेंट से कहीं न कहीं बेसिकली जब ये समझने की कोशिश करते हैं हमारे इस मंच से जो कोशिश की जा रही है आप उसको सहजता से बेसिकली एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं
एंजॉय कर पा रहे हैं, वो सेशंस आपके लिए हेल्पफुल है। अबव दैट, हेल्प के साथ, यूटिलिटी के साथ में जब जॉय मिल जाता है तो सर कहना ही क्या। तो यह एंगेजमेंट जो है आपकी जर्नी को, आपकी राह को आसान बनाएगा। और जैसा कि मैं हर क्लास में कहता हूं कि प्यार मंजिल से नहीं, इस रास्ते से भी होना चाहिए। जितना प्यार आपको सिविल सर्विस के उस दिन से है, जिस दिन सेलेक्ट हो जाएंगे, जिस दिन उस कुर्सी पे विराजमान होंगे, उतना ही आज जिस कुर्सी पे हो, आज जिस कलम के साथ मेहनत कर रहे हो, उससे भी होना चाहिए। तो डेफिनेटली लेट अस स्टार्ट अनदर वंडर फॉर यू इन दिस क्लास गाइस। सो आज की जो ये क्लास है हमारे पास में, वो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना को लेकर के। देखिए, हालांकि हमें एक सहज ज्ञान ऑलरेडी है, आपने डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म से पहले भी कहीं न कहीं पढ़ा होगा, 8वीं 9वीं 10वीं के अंतर्गत पढ़ा ही होगा कि सर पृथ्वी की जो बेसिकली यहाँ पे जो है बाह्य भूपर्पटी है, इसके ऊपर आपके पास में महाद्वीप हैं, इस पे महासागर हैं, इस पे बेसिकली तमाम जो पहाड़ है, पर्वत है, नदियां हैं, सब हमको देखने को मिल रहा है। परंतु अगर हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना की बात करें, पृथ्वी के केंद्र से लेकर के बाह्य सतह तक लगभग 6370 किलोमीटर का बेसिकली क्या है, डिस्टेंस है, राइट। तो अर्थ एक तरह का हमको पता है कि सर भूआब है, एक तरह का बेसिकली हमने कहा सर ये जियोइड स्ट्रक्चर है आपके पास। पर अगर मैं इसके सतह से केंद्र तक जाता हूं तो मेरे को सतह से केंद्र तक जाने के लिए 6370, कुछ पुस्तकों में 6371, 71 किलोमीटर का भी बेसिकली यहां पे धातव्य दिया हुआ है। सो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि सर बाह्य सतह को हम कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट, भूपर्पटी जो है, जिसके ऊपर आप और हम, महाद्वीप और महासागर अभी वर्तमान में निहित है। तत्पश्चात आता है पृथ्वी की संरचना के अंतर्गत एक भाग जो कहीं न कहीं आउटर मोस्ट, सबसे बाह्य लेयर जो है आपकी क्रस्ट, और सबसे इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाली लेयर जो है कोर, इनके बीच में, जिसको हम मेंटल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में है पृथ्वी का कोर। हमको पता है कि पृथ्वी के कोर में सबसे भारी चीजें, निकल और फेरस जैसी जो धात्विक चीजें जो है वह निहित है, और इन्हीं के अंदर कहीं न कहीं चुंबकत्व जो है बेसिकली पैदा होता है ना। तो आपके पास में किस तरीके से अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो सारी चीजें है ना, यहां से हमको पता चलने वाली। सो हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना को किस तरीके से समझते हैं कि सर दो सोर्स है हमारे पास में, दो सोर्स है हमारे पास में अप्रत्यक्ष आपके पास में, जिसको मैं कह सकता हूं। पहला है सर आपका अर्थक्वेक, कि सर कहीं भी आपके पास में अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक से रिलेटेड, जो भूकंप से रिलेटेड जो तरंगे पैदा होती है, कि भूकंप में कंपन पैदा होता है, तरंगे पैदा होती है, और वो तरंगे पृथ्वी तक, पृथ्वी के आंतरिक सतह में भी किस सतह तक बेसिकली पहुंच पाती हैं, और वहां पे पहुंचने के पश्चात उनका किस माध्यम के अंदर बेसिकली वह चल पाती है और किस माध्यम में वह रुक जाती है, उसके अनुसार बेसिकली हम बताते हैं कि सर अंदर लिक्विड है, कहां पे सॉलिड है, और कहां पे वेव्स पहुंच पा रही है और कहां पे वेव्स नहीं पहुंच पा रही। तो उन तरंगों की उपस्थिति, अनुपस्थिति, या अपने पथ के कहीं न कहीं डिविएशन के कारण, उनमें बदलाव के कारण भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट वे में जान सकते हैं। दूसरा क्या है कि सर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर से कहीं न कहीं मैग्मा आ रहा है, जो ये मैग्मा पृथ्वी की सतह के अंदर से कहीं न कहीं आ रहा है, पृथ्वी की सतह के बाहर आ रहा है, और यहां आकर के बेसिकली कुछ न कुछ भू आकृति बना रहा है, जैसे कहीं पहाड़ बनाए, कहीं पठार बनाए, कहीं मैदान बनाएगा आपके पास में, राइट। तो यहां से निकलने वाली गैसेज, यहां से निकलने वाले पायरोक्लास्टिक मटेरियल जो है, यहां से निकलने वाला ये लावा और मैग्मा है, इनकी रासायनिक प्रकृति कहीं न कहीं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष रूप से काफी जानकारी साझा करती है। सो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बहुत ही क्यूरियोसिटी से पढ़ना, और हाँ, फ्लो चार्ट जरूर बनाना, पॉइंटर्स जरूर बढ़ाना, और इस लेसन को पढ़ते वक्त अपनी एनसीईआरटी की किताब का 11वीं ज्योग्राफी के तीसरे पाठ को भी खोल करके बैठना, कहीं न कहीं रिलेट कर पाओगे और चेहरे पे एक मुस्कुराहट बनी रहेगी। देखिए, जब मैं पृथ्वी की बात करता हूं, पृथ्वी हमको बाहर से तो कुछ इस तरीके की नजर आ रही है, अर्थ जो है हमको बाहर से कैसी नजर आ रही है, कुछ इस तरीके की नजर आ रही है। परंतु पृथ्वी को अगर मैं बाहर की जगह, अगर इसके अंदर की तरफ जाना शुरू करूं आपके पास में, तो कहीं न कहीं मेरे को क्या देखने को कोशिश करूंगा, आई विल बी एबल टू सी अ क्रस्ट, है ना, देन मेंटल एंड देन कोर। तो यहां पे ये तीन स्ट्रक्चर जो है मैं बेसिकली पृथ्वी के अंदर देख पाऊंगा, ठीक है ना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का यह ज्ञान क्या हमने खोल के देखा?
नो सर। क्या हमने वहां पे उपस्थित होकर के देखा? नहीं सर। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कई जानकारियों से हमको यह ध्यातव्य होता है। सो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पे प्रश्न बनते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में बनेंगे, मुख्य परीक्षा में बनने वाले हैं, परंतु जो भी आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है याद रखिएगा एनसीईआरटी से परे भी जाएगा, है ना, क्योंकि कई बार प्रश्न जो पूछे गए हैं उसमें एनसीईआरटी सफिशिएंट माध्यम नहीं रहा है। एनसीईआरटी से कुछ 2 लाइन ज्यादा भी बाहर आई है, हम उन 2 लाइंस को डेफिनेटली जानने की कोशिश करेंगे। इन एंड आउट अगर मैं कहने की कोशिश करूं तो एनसीईआरटी सर्व 60 to 70% फॉर ज्योग्राफी। एनसीईआरटी 60% ज्योग्राफी इस चैप्टर के अंतर्गत हम कवर कर पाएंगे, बाकी 30-40% हमें अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बाहर से भी सोर्सेज उठाने रहेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए स्टूडेंट्स, अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अगर मैं कहूं, जैसा कि मैंने बताया कि सर ये जो हमारी अर्थ है, हम यहाँ पे बाहर खड़े हैं, बाहर सरफेस पे हमें पता है, पर सर पृथ्वी के अंदर कौन गया? क्योंकि अंदर तो लगभग जो है 6370 किलोमीटर के करीब हमको डेप्थ में जाना पड़ेगा। सर इतना कौन गया? अभी अमेरिका, अभी चाइना, अभी रूस, ये भी रिसर्च कर रहे हैं, ये भी खनन कर रहे हैं, पर कितना खोद पाए? 10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर मैक्सिमम। हाँ, 11-12 किलोमीटर नहीं खोद पाए। और सोचो अभी भी 6370 में से मैं 11 निकाल दो, 6300, सपोज 20 किलोमीटर है तो 6350 किलोमीटर अभी भी अनचार्टेड टेरिटरी है, ऐसा भाग जिसके बारे में हमें शून्य ज्ञान नहीं है। और ये 10 किलोमीटर भी जो इन्होंने ड्रिल किया है, जो इन्होंने वेधन किया है, खुदाई की है, वो भी बेसिकली क्या है आपके पास में? कोई जरूरी थोड़ी कि पृथ्वी के पूरी की पूरी एरिया का आपने 10 किलोमीटर का अध्ययन कर लिया। नो, एक पर्टिकुलर पॉइंट का आपने 10 किलोमीटर, और वो भी एक छोटा सा भाग जो आप ड्रिल कर रहे हैं, बस उतना ही तो अध्ययन है आपके पास, उससे ज्यादा नहीं है। राइट। सो गहराई अधिक होने के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग अदृश्य हैं व अगम्य हैं। एक तो हम देख नहीं पाते और एक वहां जा नहीं पाते। अतएव हमें आंतरिक संरचना की जानकारी जो है विभिन्न साधनों से प्राप्त होती है ना, जो कि अप्रत्यक्ष होंगे, क्योंकि हम जा नहीं सकते, हम देख नहीं सकते। और जिस चीज को हम बेसिकली देख नहीं पा रहे, जिस जहां पे हम लोग उपस्थित नहीं हो पा रहे, वहां पे हम अपनी खुद की बुद्धि नहीं लगा सकते, फिर हमको इन्फ्रेंस लगाना पड़ेगा। अच्छा ऐसा हुआ, इस कारण ऐसी होगी चीजें, है ना, यह कारण। और कहीं के बेसिकली हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट एक तरीके से हमको खुद को डिराइव करना होगा। तो यहां पे कौन कौन से अन्य साधन है? अन्य साधन अगर मैं कहूं तो आपके पास में कुछ प्रत्यक्ष साधन होंगे, कुछ अप्रत्यक्ष साधन होंगे। प्रत्यक्ष साधनों के अंदर जैसे हम खनन करते हैं, माइनिंग करते हैं ना, खनिज निकालते हैं पृथ्वी के अंदर से, तो उससे पता चलता है ना कि सर इस गहराई पे, इस एरिया में यह फला फला खनिज जो है वह पाया जाता है। यस और नो, यस और नो। तत्पश्चात वेधन से भी हमें पता चलेगा। वेधन मतलब क्या हुआ? ड्रिलिंग। ड्रिलिंग मतलब एक ही, जैसे आपके पास में बोरवेल वगैरह खोदते कि नहीं खोदते, छोटा सा पाइप लिया और बहुत ही गहराई तक आपने खोद दिया। वेधन से बेसिकली हम यहाँ पे एरिया की क्रॉस सेक्शन, जैसे एक पर्टिकुलर सिलेंडर जैसी स्ट्रक्चर हम बेसिकली वहां से खोद के निकाल देंगे और हम बताएंगे कि सर ओके इस डेप्थ पे ये पाया गया, इस डेप्थ पे ये पाया गया, यहाँ की रासायनिक संरचना ऐसी, भौतिक संरचना ऐसी। राइट। ये भी कितना है? ज्यादा से ज्यादा हम 10 से 12 किलोमीटर कर पाए हैं अभी तक। मानव विज्ञान एक तरीके से जो है, साइंस तकनीक जो है वो इतना उन्नत होने के पश्चात भी ज्यादा से ज्यादा कितना, मात्र 10 से 12 किलोमीटर ही खोद पाया। सोचो, और पृथ्वी की गहराई कितनी है? तो कहां सर इस महान पृथ्वी के बारे में हमें पूरी जानकारी होगी? फिर कई बार जो है हमारे पृथ्वी की सतह के अंदर से ही बेसिकली जो है वो लावा बेसिकली क्या करता है, बाहर निकलता है, और कुछ पायरोक्लास्टिक मटेरियल और गैसेस और लावा पृथ्वी की सतह पे पहुंचते हैं। तो हमें कहीं न कहीं ज्वालामुखी से प्राप्त लावा और उससे निकलने वाली गैसेस से भी पृथ्वी की आंतरिक सतह और उसके प्रकृति के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी मिलती है। राइट। तत्पश्चात मैं कहूं अप्रत्यक्ष सोर्सेस से कि सर ये तो है डायरेक्ट सोर्स, सर खनन से, वेधन से और लावा से तो सामान मेरे सामने है ना, द मटेरियल इज इन फ्रंट ऑफ मी, प्रत्यक्ष है। अब मैं देख के बता सकता हूं कि इसकी प्रकृति क्या है, इसकी भौतिक व रासायनिक प्रकृति क्या है। परंतु अप्रत्यक्ष सोर्सेस क्या होंगे? जैसे कि पृथ्वी के अंदर का तापमान, उससे क्या पता चलता है हमको? पृथ्वी के अंदर का दाब, पृथ्वी का अंदर का घनत्व, अलग अलग सतह का अलग अलग घनत्व, डेंसिटी होगा आपके पास में। यह तीनों सोर्सेस भी बेसिकली पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में अप्रत्यक्ष स्रोत साधन का काम करती है। फिर सर आपके पास में कई सारे नेचुरल सोर्सेस भी हो सकते हैं। नेचुरल जैसे आपके पास में उल्कापात, हमने कहा कि सर पूर्ण सौर मंडल एक साथ बना, बिग बैंग थ्योरी के बारे में हमने जानने की कोशिश की कि जिससे सूर्य, तारे वगैरह बने हैं, जिससे ग्रह बने हैं, उससे से बेसिकली चंद्रमा बना है, उससे से उल्कापिंड बना है, वही नेबुला है, वही निहारिका है। याद करो,
द क्रेडल्स ऑफ द स्टार जिसको कहा था हमने, है तारों का पालना। हाँ, तो सर अगर मैं आपको ये कहता हूं कि सर आपके घर के अंदर दीवारें सीमेंट की बनी है, दीवारें सीमेंट की बनी है, तो सर क्या मैं ये भी कह सकता हूं सर सीढ़ियों में भी कहीं सीमेंट लगा होगा? सर छत में भी थोड़ा बहुत तो सीमेंट लगा होगा। सर घर के बाहर बरामदे में भी कहीं ना कहीं सीमेंट लगा होगा, किचन में भी लगा होगा, राइट और रॉन्ग? तो अगर मैं कह रहा हूं कि सर पृथ्वी इस चीज से बनी है, एक प्रकार की सामग्री से, एक रसायन से बनी है, अगर मेरे को इसी सोलार सिस्टम के अंदर के उल्का पिंड मिल जाए, अगर इसके अंदर के मीटियोराइट मिल जाए जो पृथ्वी तक पहुंचे, और पृथ्वी तक पहुंचे, और हम ये चीज कह सकते हैं ना फिर कि सर जिस चीज से पृथ्वी बनी है उसी से तो ये उल्का पिंड भी बना है, उसी से तो ये मीटियोराइट भी बना। क्या है आपके पास में? खगोलीय चट्टानें होती है और कुछ नहीं है, जो अंतरिक्ष में तैरती रहती है। ये बेसिकली किसी ग्रह के साथ जुड़ नहीं गई, उसका हिस्सा नहीं बन गई, प्लैनेटेसिमल्स का, ग्रहाणुओं का भाग नहीं बनी, पर अभी भी स्वतंत्र घूम रही है। हमने सोलर सिस्टम में पढ़ा है सर, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट, है ना, सतहीय ग्रह और बाकी गैसीय ग्रहों के बीच में क्या है? पूरा एस्टेरॉयड बेल्ट है ना, उल्का पिंडों का बेसिकली एक प्रॉपर जो बेल्ट है आपके पास में, और उसमें काफी सारे इस तरह के एस्टेरॉइड से मीटियोर्स वगैरह देखने को मिलेंगे, बड़ी बड़ी चट्टानें होगी। अच्छा, ये क्या पृथ्वी के वायुमंडल में घुस सकती है, एंटर कर सकती हैं? यस, कई बार पृथ्वी के सतह में आते ही तीव्र वेग के कारण और घर्षण के कारण और ऑक्सीजन की प्रेजेंट के कारण इनमें जलना, है ना, दे स्टार्ट बर्निंग, वो जलना शुरू हो जाती है। तो इतनी बड़ी जो उल्का होती है वो लास्ट में जल के इतनी से बच जाती है और पृथ्वी तक पहुंचती है, सतह पे पहुंचती है। इसको मीटियोराइट कहते हैं। क्या कहते हैं? मीटियोराइट कहते हैं। तो ये जो उल्कापात होता है, जो उल्का पिंड हमारे अंतरिक्ष से पृथ्वी तक पहुंच पाते हैं, क्या उनका रासायनिक और भौतिक अध्ययन करने के पश्चात क्या हम बता सकते हैं अच्छा पृथ्वी में भी कुछ ऐसे ही रसायन होंगे, पृथ्वी में भी हो सकता है संभवतः ऐसी ही कुछ न कुछ भौतिक प्रकृति होगी, राइट और रॉन्ग? तो सर उल्कापात, मीटियोराइट एक्टिविटीज से भी हमको कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष स्रोत मिलते हैं। फिर सर वल्केनो गोज विदाउट सेइंग, वल्केनिक एक्टिविटी से अंदर से लावा आएगा, वल्केनिक एक्टिविटी से कई गैसेज आएगी, पायरोक्लास्टिक डेब्रिज आएगा, उनसे भी हमें काफी सारी चीजें पता चलेगी कि पृथ्वी की किस सतह पे किस तरह का एसिडिक लावा है, बेसिक लावा है, क्षारीय है, अम्लीय है, कहाँ सिलिका ज्यादा है, कहाँ कौन सा केमिकल ज्यादा है ना, ये काफी सारी चीजें ज्वालामुखी से भी समझने को मिलेगी। तत्पश्चात आती हैं भूकंपीय क्रियाएं, सीज्मिक एक्टिविटीज। अच्छा, सीज्मिक एक्टिविटीज से क्या होगा बच्चा? सीज्मिक एक्टिविटी का भूकंपीय क्रियाओं का मतलब होता है कि जब भी भूकंप आया तब बेसिकली क्या आएगा आपके पास में? व्हेनेवर देयर इज एन अर्थक्वेक, जब भूकंप आता है तब आपके पास में कुछ तरंगे निकलेगी जो पृथ्वी की सतह के अंदर भूगर्भ में इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली क्या है? ट्रेवल करेगी। और वो कहां पे ट्रेवल कर पाती हैं, कहां नहीं कर पाती हैं? जहां ट्रेवल कर पाती हैं, क्या वह सीधी कर पाई या उसमें कहीं न कहीं उसका पथ जो है परिवर्तित हुआ, उसमें अपवर्तन, रिफ्रैक्शन देखने को मिला? उसका कारण क्या हो सकता है, इसको हम जानेंगे और सीखेंगे। वह तरंगे कहां पे उपस्थित हैं, कहां अनुपस्थित हैं, उपस्थिति का क्या कारण, अनुपस्थिति का क्या कारण, इन सभी चीजों से हम लोग क्या समझने की कोशिश कर सकते हैं बच्चा? हम समझने की कोशिश कर सकते हैं सीज्मिक एक्टिविटीज के थ्रू भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। कि सर सीज्मिक एक्टिविटीज से हमें एग्जैक्ट पता चलने लग जाएगा कि सर वह वेव्स कहां तक जा पाएगी, कहां तक जा पाएगी, किसके आगे जो है प्राइमरी वेव्स जा पाएगी, किसके आगे तक सेकेंडरी वेव्स रुक जाएगी, राइट, है ना? तो कुछ चीजों का हमें कैसे पता कि सर पृथ्वी के अंदर जो है बेसिकली ये जो कोर है वो दो भाग में, अंदर वाला जो सॉलिड कोर है, बाहर वाला लिक्विड कोर है। हाउ डू वी नो दैट? कैसे पता है हमको कि सर ये तरंगे जो है ना, जो अर्थक्वेक के टाइम है, जैसे ही अर्थक्वेक आया, जैसे ही भूकंप आया, कुछ तरंगे निकलती हैं। अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे, तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी आपको। आई गेस यहां तक हमारी क्लैरिटी स्टैब्लिश हो चुकी है। तो हमने साधन को समझ लिया कि सर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के कुछ अप्रत्यक्ष साधन है, कुछ प्रत्यक्ष साधन है, और इसमें से भी सबसे महत्वपूर्ण कहीं न कहीं अगर मैं बेसिकली आपको कहूं तो वो क्या है? वोल्केनो और सिज्मिक एक्टिविटी। इन दो से तो हमें काफी सारी चीजें पता चलती है। आओ इसको समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो पृथ्वी की असीम गहराई के कारण पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंधित प्रत्यक्ष ज्ञान बहुत कम है, राइट? बिकॉज ऑफ द डेप्थ ऑफ द अर्थ, डायरेक्ट नॉलेज अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर इज वेरी लिमिटेड। सो पृथ्वी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका हमको प्रत्यक्ष ज्ञान ही नहीं। क्या नहीं है आपके पास में? देयर इज
नो नॉलेज, है ना, क्योंकि हमारे पास में एक्सेसिबिलिटी नहीं है। और खनन और वेदन से बेसिकली मात्र कुछ 5, 10, 20 किलोमीटर तक की गहराई हम खोद पाए, है ना। पृथ्वी की गहराई तो 6770 है। अब बताओ उसके आगे का क्या होगा तत्पश्चात। सो आंतरिक भाग की गहराई के साथ में तापमान बढ़ता है, क्या आपको पता है? हाँ, जैसे जैसे मैं पृथ्वी के अंदर जाता हूं, जैसे जैसे मैं पृथ्वी के अंदर जाता हूं ना, तो सरफेस से अंदर जाते वक्त बेसिकली क्या होगा, जैसे जैसे मैं अंदर जाऊंगा तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा आपके पास में, ठीक है ना। अच्छा, यहां पे आपको ये चीज याद रखना है कि अगर मैं पृथ्वी के आंतरिक सतह पे जाता हूं, यदि किसी यंत्र के माध्यम से आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाए, तो पृथ्वी का तापमान, आंतरिक तापमान लगभग कितना उच्च हो जाएगा, 2000 डिग्री सेल्सियस तक। और 2000 डिग्री सेल्सियस तक पृथ्वी की गहराई में तापमान होने के कारण क्या हो जाएगा, कोई भी मशीन भेज दो आप अंदर, सब पिघल जाएगा। खोदने वाली मशीन भी पिघल जाएगी, लोहा, चट्टाने तक पिघल जाती हैं। तो सर वो चीज इसी से तो बनी होगी। चलिए, और यहां पे ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला लावा, गैसेस, यह तो प्रत्यक्ष सोर्स है। लावा जो है ना, और मैग्मा के रूप में किस गहराई पर स्थित है ना, वहां पे बेसिकली जाना बेहद ही कठिन है। क्योंकि लावा जो है कहां पे है, पृथ्वी की गहराई में कितनी गहराई पे, 5 किलोमीटर, 10, 20, 30, 50, 60, 100, 200, कहां से वो लावा निकल के आ रहा है, उस गहराई तक एग्जैक्टली पिन पॉइंटेडली पहुंच पाना बहुत ही टफ है हमारे लिए, isn't it? तो अतः पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान सीमित है। पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसका नॉलेज क्या है आपके पास में, लिमिटेड है। देयर इज वेरी वेरी लिमिटेड नॉलेज ऑफ दिस, इसको याद रख सकते हैं। तो हमें क्या पृथ्वी के बारे में पूरा पता है? नहीं सर, अभी तक जो हमें पता है पृथ्वी के अंदर क्या है क्या नहीं है, वह विज्ञान के कॉज एंड इफेक्ट। ऐसा है तो एक अवधारणा है कि ऐसा होगा, और जब तक कि उस अवधारणा को कोई दूसरा वैज्ञानिक और विज्ञान या फिर कोई दूसरा तर्क आके बदल ना दे, हम उन्हीं अवधारणाओं को मान के चलना। अच्छा, पृथ्वी में कोर है, क्रस्ट है, मेंटल है, राइट, इसी को लेकर के चल रहे हैं हम लोग, है ना। सो अप्रत्यक्ष संसाधनों की अगर मैं बात करूं तो उसमें सबसे पहला आता है टेम्परेचर, तापमान। तो यहां पे भूगर्भिक सर्वेक्षण के अनुसार यह पता चलता है कि पृथ्वी की गहराई में, अगर मैं बेसिकली आपके पास में, ये मेरी अर्थ है, यहां से 1 किलोमीटर नीचे जाता हूं, कितना किलोमीटर नीचे 32 मीटर नीचे जाता हूं, 32 मीटर्स नीचे जाते ही बेसिकली तापमान जो है वो बेसिकली क्या बढ़ जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या है, बढ़ जाएगा। अब सोचो 32 मीटर में इतना बढ़ रहा है, 1 किलोमीटर में कितना बढ़ा, अच्छा खासा। 1 किलोमीटर में कितना बढ़ा, लगभग 300 डिग्री। अच्छा सोचो 6370 किलोमीटर की गहराई तक पृथ्वी का केंद्र है, वहां तक कितना बढ़ेगा, 1 डिग्री में 300 है, 1 किलोमीटर में 300 डिग्री तक बढ़ रहा है। मजा आ गया ना, दिमाग काम नहीं कर रहा ना किसी का भी, जो सुन रहे हो वो भी है। तो कपाट खुले, पृथ्वी अंदर से क्या है, इट्स वेरी 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 हॉट, है ना। तो यहाँ पे भूगर्भिक सर्वेक्षण से, जियोलॉजिकल सर्वे से हमें जानकारी मिलती है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर 32 मीटर की गहराई पे तापमान लगभग कितना बढ़ जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, खाली 32 मीटर पे, 32 मीटर्स पे बढ़ जाता है इतना। 1 मीटर कितना होता है पता है, 1 मीटर हम सबको पता है, ये मेरा हाथ है, इससे लेकर के ये कंधे तक, ये वाला ये 1 मीटर है। ऐसा अगर मैं 32 मीटर्स कैलकुलेट करूं ना गहराई के अंदर, तो 1 डिग्री बढ़ गया, मतलब मेरे यहाँ पे तापमान 30 है तो वहां 29 होगा, फिर और 32 नीचे गया तो 1 और डिग्री कम हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इस तरीके से तापमान क्या होगा आपके पास, सॉरी बढ़ेगा, तो 32 से 33, 33 से 34, इस तरीके से होगा वो, ठीक है। सो इस दर के अनुसार यदि गणना की जाए तो पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान कितना हो जाएगा, लगभग आंतरिक भाग का तापमान ही मात्र बेसिकली 2000 डिग्री सेल्सियस के करीब चला जाएगा। आपके पास हर चीज पिघल जाएगी, आपके पास में सभी पदार्थ यहाँ पे कैसे मिलेंगे आपको, पिघली हुई अवस्था में मिलेंगे। फिर आपके पास में एवरीथिंग विल बी मॉल्टन, है ना। आंतरिक भाग में सभी पदार्थ पिघली हुई अवस्था में मिलने वाले हैं, परंतु वास्तव में ऐसा तो है नहीं, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ प्रेशर भी तो बढ़ रहा है? प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? कैसे बढ़ रहा है बच्चा, कि सर यह कोर, यह आउटर कोर, यह मेंटल, है ना, यह क्रस्ट, है ना, कि सर ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये आउटर कोर है और ये कोर है, इनर कोर है, ठीक है ना। अब सर इस लेयर पे माना कि सर ज्यादा दाब नहीं है, पर सर मेंटल के ऊपर तो दाब है, पूरा कोर इसके ऊपर है, सर आउटर कोर पे भी तो दाब है, सर इनर कोर पे भी तो दाब है। तो जैसे जैसे मैं पृथ्वी के अंदर अंदर जाता हूं ना, तो जो ये सतह है, जो ऊपर की जो बेसिकली लेयर्स है, इन लेयर्स का
दाब बढ़ता जाता है। तो पृथ्वी की गहराई के साथ साथ में क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या प्रेशर भी बढ़ रहा है? अच्छा, प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होगा? अदरवाइज तो पूरी पृथ्वी अंदर से बेसिकली कैसे दिखनी चाहिए तुमको? पूरा लिक्विड, है ना। होल अर्थ फ्रॉम इनसाइड विल बी नथिंग बट द लिक्विड सूप, एक तरीके से लिक्विड सूप की तरह दिखाई देनी चाहिए। पर पूरा अर्थ अंदर से लिक्विड है क्या? अंदर में क्या पूरा लावा ही भरा हुआ है क्या, पिघला हुआ सा? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। हाँ, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं आपके पास में। क्योंकि वास्तव में ऐसा होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ प्रेशर, दाब भी बढ़ जाता है, और जब प्रेशर बढ़ता है तो गलनांक भी बढ़ जाता है। जैसे ही ये प्रेशर बढ़ा, अच्छा, तापमान बढ़ने से क्या होगा कि सर कोई चीज सपोज सर 1000 डिग्री पे पिघल जाती है, 1000 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाती है ना। पर जैसे इन लेयर्स का प्रेशर बढ़ता जाता है ना, इसका दाब, इसका दाब, इसका दाब, है ना, इन सबका दाब, इसका भार, इसका प्रेशर नीचे वाली चट्टानों पे, तो वो चट्टाने नीचे वाली क्या होगी, उनके ऊपर बहुत भार है, बहुत ज्यादा कंप्रेशन है, बहुत ज्यादा संपीड़न है, प्रेशर, दाब ज्यादा है। क्या होगा? अब ज्यादा दाब होने के कारण चट्टाने क्या करेगी आपके पास में? हाँ, ज्यादा दाब होने के कारण वह 1000 डिग्री पे नहीं, वो सपोज वो 1200 डिग्री पे पिघलेगी। अब कहां पे पिघलेगी? 1200 डिग्री सेल्सियस पे। क्या हुआ कि चट्टाने ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जब पिघल जाती थी, पहले 1000 पे पिघल जाती थी, अब 1200 पे पिघल रही है। कारण क्योंकि सर अब अलग अलग लेयर्स का बेसिकली क्या है, प्रेशर ज्यादा है, उसी चट्टान पे, उसी रॉक पे दाब बढ़ चुका है। तो सर पृथ्वी की सतह के अंदर 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 जाता हो ना, तो दाब बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। इसके कारण ये जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक, गलन धन अंक, गलन प्लस अंक, गलनांक मतलब वह डिग्री तापमान, उस तापमान पे जहां पे चट्टाने पिघल जाती हो, कोई भी चीज पिघल जाती हो, जैसे ये प्लास्टिक का पेन है? इसका भी तो एक गलनांक होगा। जहां अभी ये सॉलिड स्टेट में, इसको भी मैं बेसिकली तापमान देता जाऊं 100, 200, 300, 500 डिग्री, क्या ये भी पिघल जाएगा? हाँ, पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा? पिघलेगा सर। ये चीज समझ में आ गई हमको कि सर जैसे जैसे गहराई में जाता हूं तापमान बढ़ रहा है, दाब भी बढ़ रहा है, इसके अनुसार, तापमान बढ़ने के अनुसार तो सारी चीज पिघल जानी चाहिए, पर पिघली हुई नहीं होती है। क्योंकि जैसे जैसे गहराई में दाब बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, वैसे वैसे गलनांक भी बढ़ता है। अब उच्च तापमान पे चीजें पिघलेगी, हाई प्रेशर के साथ हाई टेम्परेचर भी चाहिए होगा, है ना। तो जो चट्टाने आसानी से ऊपरी सतह में पिघल जाती हैं, वो नीचे वाली सतह में नहीं पिघलती, क्योंकि प्रेशर हाई है। क्या पकड़ लिया तुमने? इस लाइन को याद रख लोगे अब लोग, हाँ, कि सर गहराई बढ़ने के साथ दाब बढ़ता है, और उच्च दाब के कारण गलनांक बढ़ जाता है। गलन अंक वह तापमान जिसपे चीजें गल जाए, पिघल जाए, मेल्ट हो जाए, वह तापमान, वह डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है अब, है ना। सो पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर तापमान बढ़ने की दर कम हो जाती है। इसी के कारण बेसिकली हम कहते हैं कि जैसे जैसे मैं अर्थ के इंटरनल में जाता हूं ना, अंदर की तरफ जाता हूं ना, है ना, तो जो ये टेम्परेचर बढ़ने की दर जो है ना, जो अभी हमने क्या कहा था, कितने डिग्री है आपके पास में, कि सर 32 मीटर जाने पे 1 डिग्री बढ़ जाता है, वह दर कम हो जाती है। फिर 32 की जगह 50 मीटर जाने पे बढ़ेगा, फिर 100 मीटर जाने पे बढ़ेगा, फिर 200 मीटर जाने पे बढ़ेगा। समझ में आई बात आपको? तो यह औसत है, यह एक एवरेज है आपके पास में, कि औसततः कहा जाए तो 32 मीटर जाने पे 1 डिग्री तापमान बढ़ेगा। पर जैसे जैसे मैं पृथ्वी की गहराई के अंदर तक जाता रहता हूं, इंटरनल स्ट्रक्चर में जाता रहता हूं, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाता रहता हूं, यह तापमान बढ़ने की दर कम होती जाती है। अब 32 नहीं, अब 25 होगा, अभी 50 होगा, फिर 100 मीटर पे बढ़ेगा, फिर 200 मीटर पे बढ़ेगा, फिर 150 मीटर पे बढ़ेगा। समझ में आई आपको बात? हाँ, चलो, वेरी गुड, शाबाश। सो यह याद रख दिया आपके पास में। तो कहीं ना कहीं हमारे पास में प्रेशर ने भी यहाँ पे एक अप्रत्यक्ष साधन का रूप निभाया है। जैसे तापमान, हाँ, जैसे तापमान से भी बेसिकली हमें पृथ्वी के अंदर की काफी सारी चीजें पता चली हमको, है ना। और फिर है प्रेशर। प्रेशर के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि सर गहराई बढ़ने के साथ दाब बढ़ता है, जिसके कारण आंतरिक भाग का घनत्व, चट्टानों का गलनांक भी बढ़ जाता है। आंतरिक, जिसके कारण बेसिकली क्या है आपके पास में, पृथ्वी के इंटरनल भाग के अंदर जो चट्टानों का घनत्व है और चट्टानों का डेंसिटी है वो बढ़ जाता है। डेंसिटी क्या होता है आपको पता है? डेंसिटी क्या होता है आपके पास में कि सर एक इकाई एरिया के अंदर, एक इस निश्चित एरिया में कितना ग्राम भार है ना, ग्राम पर मीटर क्यूब कहा जाता है, राइट। एक घन इकाई क्षेत्रफल के अंतर्गत मीटर क्यूब में कितने ग्राम भार है, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, घनत्व कह सकते हैं। तो सपोज मैं कहूं आपके पास में कि मैं पृथ्वी का इतना सा छोटा सा टुकड़ा लूं आपके पास में, है ना, ये क्यूब है,
ये एक घन है, ये क्यूब है, इसके अंदर कितना भार होगा, राइट? अगर लूजली पैक्ड है तो भार कम होगा, अगर टाइटली पैक्ड है तो भार ज्यादा होगा, अगर धातु है भार ज्यादा होगा, अगर धातु के अलावा कोई दूसरा खनिज एलिमेंट्स है, मिनरल्स है, तो भार कम होगा आपके पास में, राइट? तो आपके पास में जैसे जैसे गहराई में जाता हूं दाब बढ़ता है, उसके साथ साथ घनत्व व चट्टानों का गलनांक भी बढ़ जाता है। तो गहराई के साथ साथ क्या बढ़ रहा है? प्रेशर, डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, राइट? क्या ये याद रखेंगे? क्या आपने लिखा है कॉपी के अंदर? चल फिर है सर हम डेंसिटी की बात करते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में दाब उच्च होने के कारण, भारी पदार्थों के कारण घनत्व अधिक पाया जाता है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली क्या होगा आपके पास में? सर प्रेशर ज्यादा है ना, अब ऊपर वाली लेयर का नीचे वाली लेयर पे है ना, इस लेयर पे इसका भार है, इस लेयर पे इन दोनों का भार है, इस लेयर पे इन तीनों का भार है, राइट? तो पृथ्वी के जैसे जैसे अंदर जाऊंगा ऊपर वाली जो भी परतें होंगी चट्टानों की, लेयर्स की, उन सबका भार, सबका प्रेशर उसके ऊपर रहेगा। हाँ जी रहेगा आपके पास में। अतएव क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर इंक्रीज्ड प्रेशर हो जाता है वहां पे। सो इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ जो है ना, आंतरिक भाग में दाब उच्च होने के कारण, भारी पदार्थों के कारण वहां पे घनत्व भी बढ़ जाता है ना? क्या बढ़ जाता है? घनत्व भी लगातार बढ़ जाता है। तो न्यूटन ने भी बेसिकली कहा है आपके पास में, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है आपके पास में, क्या कहा है कि पृथ्वी का औसत घनत्व उन्होंने बेसिकली क्या बताया? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये यूपीएससी में, ये पीसीएस में पूछा गया है कि पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है, एवरेज डेंसिटी क्या है। वैसे अगर देखा जाए आपके पास में तो अर्थ के अलग अलग लेयर्स का, ओके व्हाट हैपेंड, पृथ्वी की अलग अलग जो लेयर्स हैं इनका घनत्व अलग अलग होगा, है ना? कोर का अलग होगा, मेंटल का अलग होगा और क्रस्ट का अलग होगा, राइट? घनत्व सबका अलग अलग है। बट हमको ये याद रखना है कि सर अगर आपके पास में ग्रेविटी के बारे में अगर पूछ लिया जाए कि सर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार औसत घनत्व क्या है पृथ्वी का, तो जब हम याद करो, जब भी ग्रेविटी के लिए डेंसिटी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हम 5.5 ग्राम लेते हैं। वहां पे क्या लेते हैं? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम लोग प्राकृतिक साधन जिनसे हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना का ध्यातव्य हो, जैसे कि उल्कापात, मीटियोराइट्स, है ना? तो जो मीटियोराइट शावर होता है अंतरिक्ष से, बेसिकली क्या है? ये जो उल्काएं हैं, ये जो चट्टाने हैं, जो पिंड है, वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं, तो इसे उल्कापात का नाम दिया जाता है। इसको कहा जाता है मीटियोराइट शावर। क्या कहा जाता है? मीटियोराइट शावर या उल्कापात। अब जब ये उल्काएं पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं आपके पास में, तो यह उल्काएं भी बेसिकली जो है पृथ्वी के, इनका जब हम अध्ययन करते हैं तो इनके ऊपर क्या फेरस है, किस तरह का निकल है इसके अंदर, किस तरह की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, इससे भी बेसिकली जो है हमें जानकारी मिलती है कि उल्का पिंडों के अध्ययन से निकल और फेरस की उपस्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। तो उल्का पिंड भी पृथ्वी के जैसे ही सौर परिवार का ही तो भाग है, सोलर सिस्टम का ही तो भाग है। सो मीटियोराइट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम ओनली। तो अतः पृथ्वी की संरचना व उनके उल्का पिंडों की संरचना में समानता पाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं, अच्छा जब यूनिवर्स, जब सोलर सिस्टम बना था आपके पास में, जब ब्रह्मांड और सौरमंडल बना था, तब पृथ्वी का भी निर्माण हुआ, इन उल्का पिंडों का भी निर्माण हुआ। तो हम इनके अर्थ की ओरिजिन के बारे में बता सकते हैं, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में भी कुछ ना कुछ ऐसा ही कंपोजिशन होगा, उसका हम कहीं ना कहीं बता सकते हैं। तो जानकारी मिलते हैं कि पृथ्वी में निकल और फेरस उपस्थित है। हमें क्या पता चलता है इससे? इससे पता चलता है कि सर अर्थ में निकल और फेरस उपस्थित है। एक वर्ष प्रश्न पूछा गया कि मीटियोराइटिक स्टडी से, उल्काओं के अध्ययन से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में क्या पता चलता है? सर कहीं ना कहीं हमें यह पता चलता है कि सर अर्थ के अंदर क्या प्रेजेंट है? निकल और फेरस। निकल और फेरस ये दोनों ही क्या हैं? धातु हैं। ये दोनों ही क्या हैं? मेटल्स हैं। ठीक है। सो पृथ्वी का चुंबकीय गुण इसी का प्रमाण है, क्योंकि अर्थ के केंद्र के अंदर बेसिकली सबसे भारी धातु जो है निकल और फेरस दोनों पाए जाते हैं, है ना? और अर्थ लगातार जो है आपको पता होगा कि अपनी अक्ष पे क्या करती है? घूर्णन करती है ना? पश्चिम से पूर्व की ओर, इससे वेस्ट से ईस्ट की तरफ, राइट और रॉन्ग। और जब भी हम बेसिकली जो है ऐसे मेटल को रोटेट करते हैं लगातार, तो वो बेसिकली क्या क्रिएट करता है? मेटल में चुंबकीय प्रॉपर्टी होती है। और जब भी कोई मैग्नेट को रोटेट करते हैं, वो डायनामो इफेक्ट क्या कॉज होगा उसके कारण? मैग्नेटिक फील्ड, है ना? और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण पृथ्वी के चारों तरफ बेसिकली हमको पता है, कई बार हम एक डायग्राम बनाते हैं कि नहीं बनाते ऐसा? रिमेंबर, हाँ याद है कि नहीं आपके पास में? पृथ्वी के चारों तरफ
चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है। समझ में आई बात है हैं? अंदर कौन गया यहाँ पे 6000 किलोमीटर की गहराई पे? कोई नहीं गया। ये सारी चीजें हम डिराइव कर रहे हैं, ऐसा है तो ऐसा है, मीटेओराइट ऐसा है तो ऐसा है, पृथ्वी का चुंबकीय फील्ड है तो इस कारण हुआ होगा, क्योंकि इसमें निकल और फेरस केंद्र पे पाया जाता है। तो चुंबकीय गुण किसके कारण है, समझ में आ गया। फिर सर ज्वालामुखी एक्टिविटीज से भी कुछ चीजें पता चलती। सर जो वोल्केनिक एक्टिविटीज है वो क्या इंडिकेट करती है? इन द इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ रॉक मेल्ट टू फॉर्म द मैग्मा ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। ज्वालामुखी क्रियाओं से यह जानकारी मिलती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में उच्च तापमान के कारण चट्टानें पिघलकर लावा का निर्माण करती हैं। क्या होता है आपके पास में, बताया हमने कि सर जैसे जैसे गहराई में गया 32 मीटर पे 1 डिग्री बढ़ गया, तो अगर मैं 200 किलोमीटर भी नीचे चला गया तो टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा 1000-2000 डिग्री के आसपास में पहुंच जाएगा आपका, है ना। तो यहां पे सारी चट्टानें पिघल जाएगी, कोई भी रॉक ले लो, कोई भी एलिमेंट ले लो, हर चीज पिघल जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। उच्च तापमान के कारण यहाँ पे रेडियोधर्मी पदार्थों का विघटन होता है। अच्छा, हाई टेम्परेचर क्यों? हम कहते हैं ना सर गहराई में गया तो तापमान बढ़ा, तो क्यों बढ़ा? रीजन क्या उसका? रीजन है सर अर्थ के इंटरनल के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल पाया जाता है, और वो रेडियो एक्टिव मटेरियल लगातार क्या हो रहा है, डिके हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है, वो ब्रेक हो रहा है। और उसमें जब भी वो रेडियो एक्टिव मटेरियल अपने छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक होता है, तब बेसिकली क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है बच्चा? एनर्जी रिलीज होती है। और उस एनर्जी के रिलीज होने के कारण ही हमें बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, टेम्परेचर बढ़ा हुआ। और टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कहीं न कहीं जाकर के सर पृथ्वी की आउटर सरफेस से 200 किलोमीटर की गहराई पे एस्थेनोस्फेयर पाया जाता है, दुर्बल मंडल पाया जाता है। यहां पे सारी चीजें जो हैं वो बेसिकली सेमी मोल्टन प्लास्टिक नेचर में पिघली हुई चट्टानें पाई जाती, दुर्बल मंडल इसको कहा जाता है, राइट। सो रीजन क्या है यहां पे भी कि सर यहां आंतरिक भाग में क्या हो रहा है, रेडियोधर्मी पदार्थों का विघटन हो रहा है। तो अब पता चला टेम्परेचर इतना क्यों, दुर्बल मंडल, एस्टेनोस्फेयर लिक्विड क्यों, चट्टानें पिघली हुई क्यों, मैग्मा पिघला हुआ क्यों, है ना। सर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का ब्रेक होता है और उसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये सारी क्या है, क्या है आपके पास में, उष्मा उत्सर्जी अभिक्रियाएं हैं, है ना। थर्मो आपके पास में कहीं के एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिनको कहते हैं कि सर ये एनर्जी रिलीज करती है ना, टेम्परेचर और हीट रिलीज होगा इसमें। चलिए सर भूकंप से भी हमें कुछ चीजें पता चलेगी ना कि सर जो हमारी सीज्मिक वेव्स है, जो हमारी भूकंपीय तरंगे कि सर भूकंप कहीं से निकला आपके पास में, वह तरंगे पृथ्वी के अंदर कहां कहां तक बेसिकली पहुंच पाती हैं, किस तरीके से वह ट्रेवल कर पाती हैं और कहां पे वह ट्रेवल नहीं कर पाती। तो उनसे भी बेसिकली पृथ्वी में सपोज कहीं पे अवरोध उत्पन्न हो गया, सपोज कहीं पे अवरोध उत्पन्न हो गया, जैसे आउटर कोर के अंदर, आउटर कोर के अंदर कहीं, कोर के अंदर कहीं अवरोध उत्पन्न हो गया, तो क्या वो तरंगे आगे जा पाएगी? नहीं जा पाएगी, राइट, बिकॉज देयर इज अ ब्लॉकेज, है ना। तो यहां पे कहीं पे उनका जो है पाथ कर्वेचर हो जाएगा, उनका पाथ जो है लगातार सीधी नहीं चल के क्या हो जाएगी, वक्रित हो जाएगी वो भूकंपीय तरंगे। इनसे भी बेसिकली हमें डेंसिटी का पता चलता है। छाया क्षेत्र, शैडो जोन, कि सर यह वेव्स जो हैं कई बार रास्ते में ब्लॉकेज आ गया तो यह वेव्स जो हैं यहां से निकली तो पर दूसरी जगह पहुंच नहीं पाई। रीजन क्या है कि सर इस रीजन में वो क्यों नहीं पहुंच पाई, वहां पे क्यों छाया क्षेत्र है, वहां पे क्यों एब्सेंस है, छाया, डार्कनेस, मतलब नो एब्सेंस, वहां पे वो तरंगे नहीं पहुंच पा रही। तो वह जो छाया क्षेत्र या शेडो जोन है हमारी सीज्मिक वेव्स का, हमारी भूकंपीय तरंगों का, वह क्यों है, क्योंकि सर हमारा आउटर कोर जो है, पृथ्वी के कोर का भी बाह्य भाग जो है, आउटर कोर जो है वो क्या है, द्रवीय अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है, और इसके कारण यहाँ पे कुछ तरंगे जो हैं जैसे कि एस वेव्स, वह लिक्विड के अंदर ट्रेवल नहीं कर पाती हैं, वो ओनली सॉलिड में ही ट्रेवल कर पाती हैं। एंड हेंस इससे भी हमें पता चलेगा कि सर आपके अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, और तीनों स्थानों पर गति परिवर्तन अधिक होता है। कि सर आपके पास में अलग अलग घनत्व है, क्रस्ट का घनत्व अलग, मेंटल का अलग और कोर का अलग। तो सर यहाँ पे घनत्व होगा, उसी के अनुसार ही तो बेसिकली जो है ये वेव्स ट्रेवल करेगी, यस और नो, घनत्व के अनुसार ही तो वेव्स ट्रेवल करेगी आपके पास में। तो तीनों स्थानों पर गति परिवर्तन होता है कि जैसे ये क्रस्ट से मेंटल में गई, डेंसिटी डिफरेंस, घनत्व परिवर्तन, तो सर स्पीड अलग होगी। भाई तुम एक चला रहे हो 6 लेन मथुरा एक्सप्रेसवे पे, आगरा मथुरा एक्सप्रेसवे पे, 6 लाइन इधर 6 लाइन इधर, किधर भी चलाओ 150 की स्पीड में भी गाड़ी बैलेंस चल रही है। एक तुम चला रहे हो नेशनल हाईवे पे 100 किलोमीटर के आसपास में हो तब तक ठीक है, उसके बाद में यमराज के दर्शन कभी भी हो सकते हैं, ठीक है। एक चला रहे हो स्टेट हाईवे पे 60-70 किलोमीटर, एक चला रहे हो गलियों के अंदर 50 किलोमीटर के बीच में भी कोई घुस के आ गया तो तुम बर्बाद। फिर एक चला रहे हो तुम गाँव की सड़कों पर 30-20, और एक चला रहे हो तुम कच्ची रोड के ऊपर,
ये सर 10-20 से ज्यादा उसके बाद में होने के बाद में लीवर उलट जाएगा बॉडी के अंदर, इतने झटके लग रहे हैं। समझ रहे हो? सो इट ऑल डिपेंड्स कैसा है। वैसे ही तो कहीं ना कहीं वेव्स भी जब पृथ्वी के इंटरनल में, पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर जब वो वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, तब बेसिकली क्या हो रहा है आपके पास में, उनके ट्रेवल करने के कारण डिफरेंस कॉजेस हो रहे हैं आपके पास में। सो यहां पे गति में भी परिवर्तन हो रहा है उन वेव्स का, उन तरंगों का। जब वह क्रस्ट से मेंटल में, मेंटल से कोर में जाती हैं, तो उनकी वेलोसिटी, उनकी गति, उनकी डायरेक्शन तीनों चेंज होती है। समझ में आई बात? चल, सो अंडर दिस मेनली सीज्मिक वेव्स आर स्टडीज। हमको पता होना चाहिए कि इनका जो भ्रमण पथ है और इनकी जो गति है, इनके आधार पर बेसिकली हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। हम कहते हैं सर ये सीधी क्यों नहीं गई, मुड़ क्यों गई? हम कहते हैं ये फास्ट है, ये स्लो है। तो इससे हम क्या समझे, हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल पाएंगे, इससे क्या रिजल्ट निकाल पाएंगे? तो हम ये कहते हैं कि पृथ्वी की भूकंपीय तरंगों का वक्राकार मार्ग होता है, और ये क्या दर्शाती है कि सर सभी स्थानों का घनत्व अलग अलग है, क्योंकि एक घनत्व से दूसरे घनत्व के माध्यम में जब भी तरंगे जाती हैं तो वह बैंड हो जाती है। क्या हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं? याद करो, 8वीं में हमने कुछ ऐसा एक डायग्राम बनाया था, तुम्हें याद आ रहा है? अ, 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 ये पानी है, क्या है? लिक्विड। अब मैं यहां पे बेसिकली कोई बॉल रख रहा हूं, यह रियल में बॉल है एक, ठीक है ना? परंतु जो प्रकाश की किरणें है ना, यहां से निकल करके जो प्रकाश की किरणें पहुंचनी चाहिए, वो जैसे ही लिक्विड से एयर के अंदर आई, जल से हवा में ये बेसिकली प्रकाश तरंगें आती हैं, तो ये बैंड हो जाती है, राइट? तो हमें बेसिकली जो है यह बॉल यहां पे प्रतीत होगी। पानी के अंदर जो चीज एग्जैक्ट वही महसूस नहीं होती ना हमें। स्विमिंग पूल में भी देख लो, थोड़ा सा हल्का सा लेफ्ट या हल्का सा राइट महसूस होती है। क्या हुआ है? क्या कि सर ये जो वेव्स हैं, यहां पे जो प्रकाश की किरणें हैं, उनमें क्या हुआ, माध्यम में परिवर्तन, और माध्यम में परिवर्तन, मीडियम चेंज हुआ, पानी से हवा में गई, क्योंकि यहाँ की डेंसिटी ज्यादा है, पानी की डेंसिटी ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स ज्यादा नजदीक है, हवा के अंदर मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास में, ज्यादा डिविएशन हो रहा है, ज्यादा रिफ्रैक्शन हो रहा है, परावर्तन देखने को मिल रहा है। वैसे ही पृथ्वी के अंदर भी बेसिकली क्या है आपके पास में कि सर जो ये यहां से भूकंप, सपोज यहां पे भूकंप आया, एपिसेंटर ये है, सर भूकंप से जो आपके पास में तरंगे निकल रही हैं वो सीधी तो नहीं निकल सकती ना, फिर उनमें भी क्या होगा, पृथ्वी के अलग अलग गहराई पे बेसिकली क्या देखने को मिलेगा आपको कि सर अलग अलग गहराई पे क्या है, अलग अलग घनत्व है। और उसके कारण हर बार माध्यम परिवर्तन, और माध्यम परिवर्तन होते हर बार क्या होगा, चीजों में बैंड, देयर विल बी ए बैंड, राइट? और उसके कारण हमारा पाथ वक्रित हो जाएगा, पाथ वक्रित हो जाएगा। तो फिर मैं कहता हूं कि सर यहां पे एपिसेंटर जब भी होगा ना भूकंप का, तो भूकंप की तरंगे कुछ इस तरीके से बेसिकली जो है वह ट्रैवल करेगी, वह ट्रैवल करेगी, राइट? तो अब इस लाइन को वापस पढ़ो एक बार कि सर तीनों स्थानों पर भूकंपीय तरंगों की गति में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। इसकी जानकारी से पता चलता है कि घनत्व के आधार पर पृथ्वी में 3 प्रमुख परतें हैं। तो हम जो कहते हैं ना क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये हमें कहां से पता चला, भूकंपीय तरंगों के अनुसार, है ना? तो सीज्मिक स्टडीज होती हैं, उनके अनुसार ये पता चलता है। सो कई अन्य साधन हैं, जैसे कि मैग्नेटिक सर्वेज हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इनसे भी हमें कहीं ना कहीं पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता चलता है। परंतु आंतरिक संरचना जो अभी हम मुख्यतः पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ रहे हैं भूकंप विज्ञान, सीज्मोलॉजी के आधार पे कि सर ये हमारी जो पृथ्वी है इसके अंदर क्यों बेसिकली जो है आपके पास में सीज्मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगे जो हैं वह अलग अलग वे में बिहेव करती हैं। क्यों? वो बेसिकली बताती हैं कि सर कहीं न कहीं हमारी जो पृथ्वी है उसका 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इनमें घनत्व परिवर्तन होता है आपके पास, जैसे जैसे गहराई में जा रहा हूं टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक भी बढ़ रहा है। क्या इतना याद है? अगर याद है तो मेरे को एक बार कमेंट करके बता दो। चलो मैं जब तक थोड़ा पानी पी लेता हूं, है ना? सो भूकंप से भी हम बेसिकली पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ सकते हैं। अब भूकंप क्या है, इस चैप्टर को ऑल टुगेदर हम खत्म कर देते हैं इसी के अंदर। भूकंप क्या होता है आपके पास में, पृथ्वी के किसी एक केंद्र से
एक जगह से बेसिकली क्या है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी स्टोर हो जाती है। क्या आपने छोटी क्लासेस के अंदर बेसिकली पढ़ा होगा, या इसमें 11वीं की एनसीईआरटी में भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत। प्लेटें टकराती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, एक दूसरे के समानांतर भी गति करती हैं। इसके कारण क्या होगा, उनके टकराव, उनके घर्षण, उनके संपीड़न के कारण लगातार इसमें कोई एनर्जी स्टोर होती जाती है, एनर्जी स्टोर होती जाती है, और एक बिंदु ऐसा आएगा कि उसके बाद में वो एनर्जी बूम करते बाहर, वो एनर्जी अचानक रिलीज हो जाएगी। और वो एनर्जी जब रिलीज होगी तो छोटी मोटी नहीं है। अब सोचने की कोशिश करो कि ये एक प्लेट, ये एक दूसरी प्लेट ना, समुद्र की मान सकते हो या फिर आपके पास में महाद्वीप की मान सकते हो। ये प्लेटें टकराई, ये प्लेटें टकराई, तो भी तुमको एक हल्की सी साउंड वेव्स नजर आई ना, सुनने में दी ना, कि सर ये खाली एक क्लैप से भी, मात्र छोटे छोटे से दो हाथों के टकरा जाने से भी बेसिकली क्या हो रहा है, आपके पास में एक एनर्जी रिलीज हो रही है। सोचो सर, यहां तो दो बड़ी बड़ी पृथ्वी के अंदर क्या है, प्लेट है, उन प्लेट में लगातार बेसिकली क्या हो रहा है, अभिसारी मूवमेंट, एक दूसरे से टकराव हो रहा है, अपसारी मूवमेंट एक दूसरे से दूर जा रही है, और कहीं न कहीं समानांतर गति भी हो रही है संरक्षित प्लेट किनारों के आसपास में। अतएव वहां पे एनर्जी लगातार स्टोर होती जाती है। वो एनर्जी जो वहां पे स्टोर हो रही है वो कहीं न कहीं रिलीज होगी, और जहां से वो रिलीज होगी वो पृथ्वी में अचानक कंपन पैदा करेगी, और जब वो कंपन पैदा करेगी तो वो हमको पृथ्वी के अंदर ट्रेमर्स के रूप में, भूकंप के रूप में, कंपन के रूप में महसूस होता है, राइट। तो जो बिंदु जहां से बेसिकली पृथ्वी के अंदर बेसिकली एनर्जी रिलीज होती है, मतलब पृथ्वी के भूगर्भ में, सतह पे नहीं है, भूगर्भ में, पृथ्वी के अंदर है, जहां से हमें ये रिलीज होती हुई एनर्जी महसूस होती है, उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। उस बिंदु को हम क्या कहते हैं बच्चा, फोकस कहते हैं आपके पास। कैन वी रिमेंबर दैट? अच्छा, इसके ठीक ऊपर वाला भाग जहां पे यह एनर्जी, यह कंपन, यह तरंगे सबसे पहले पहुंचेगी, उसको एपिसेंटर कहेंगे, जहां पे इसका प्रभाव सर्वाधिक देखा जा सकता है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहां पे देखा जा सकता है, सर्वाधिक इंटेंसिटी, तीव्रता कहां देखी जाएगी, यहां पे एपिसेंटर पे। एपिसेंटर कहां है, पृथ्वी की सतह पे, जहां हम और आप खड़े हैं, सतह पे, ठीक है। तो इस सतह से कई किलोमीटर्स नीचे एक बिंदु होगा जहां पे बेसिकली क्या हो रही है, आपके पास प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट हो रही है, जहां पे प्लेट विवर्तन की गति हो रही है। तो पृथ्वी के अंदर कई सारी चट्टानें या तो एक दूसरे से टकरा रही है, या दूर जा रही है, समानांतर कहीं कहीं घर्षण करते हुए गति कर रही है। तो सर एनर्जी रिलीज होती है, जिस बिंदु पे वह एनर्जी, वह ऊर्जा रिलीज हुई, क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। इसका दूसरा नाम हाइपोसेंटर भी होता है, इसको अवकेंद्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ठीक है। चल, सो भूमि में होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं, यह याद रखना आपके पास में। और इस जगह में बेसिकली क्या होगा, यहां पे अचानक ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है आपके पास में, अचानक से ही ऊर्जा मुक्त होने के कारण हमारे भूकंप आते हैं। द सडन एनर्जी रिलीज, अर्थ के अंदर क्या हुआ, अचानक से एनर्जी, सडनली एनर्जी रिलीज हुई आपके पास में, है ना। और जहां से वह एनर्जी रिलीज हुई उसको हम भूकंप का उद्गम स्थल कहते हैं आपके पास में, हाइपोसेंटर कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं, फोकस कहते हैं आपके पास में। भूकंप के दौरान इसी क्षेत्र से ऊर्जा मुक्त होती है, जो एनर्जी आप फील करते हो ना, दुम 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 दुम, पूरा वो घर हिल जाता है। तो क्या चीज है, मतलब ये सोचने की कोशिश करो कि सर मेरे को इस पेन को हिलाने के लिए भी बेसिकली जो है कहीं ना कहीं अपने हाथ के अंदर एक एनर्जी लानी पड़ रही, मेरी मसल्स में मूवमेंट है, तभी ये बेसिकली ये पेन जो है यह मूव कर पा रहा, राइट और रॉन्ग। छोटी सी चीज के लिए भी कुछ एनर्जी लग रही है। सोचो सर, करोड़ों क्षेत्रफल, वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के अंतर्गत बेसिकली पूरी पृथ्वी में कंपन हो जाता, तो कितनी जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती होगी। तो फोकस, अधिकेंद्र, वह भूकंप का उद्गम स्थल जहां पे ऊर्जा मुक्त होती है, जो एनर्जी कंप्रेस हो चुकी थी वह एनर्जी क्या हो रही है, अब रिलीज हो रही है। तो भूकंपीय तरंग इसी क्षेत्र से निकलती है। तो इसी क्षेत्र से बेसिकली जो है चारों तरफ बेसिकली फिर क्या निकलेगी, भूकंपीय तरंगे निकलेगी आपके पास में, राइट। तो आंतरिक भाग में स्थित होता है। हमेशा याद रखना, फोकस का होगा पृथ्वी के आंतरिक भाग में होगा, पृथ्वी के आंतरिक भाग में होगा, है ना। और ये फोकस वाला पॉइंट है, दिस इज फोकस। और ये ऊपर क्या होगा आपके पास में, एपिसेंटर। क्या है, एपिसेंटर। एपिसेंटर क्यों कहा, क्योंकि सर यह फोकस के सबसे नजदीक बिंदु है, यहां पे तरंगे सबसे पहले पहुंचेगी, सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा प्रभाव यहीं पे देखने को मिलेगा। एपिसेंटर, अधिकेंद्र जिसको कहते हैं, पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जहां पर भूकंपीय तरंगे सर्वप्रथम पहुंचे, फर्स्ट ऑफ ऑल जहां पे पहुंचती हैं, इसको कहते हैं आपके पास में। अच्छा,
जहां पे मैं कहता हूं आपके पास सबसे पहले वो पहुंची, तो सबसे पहले नुकसान भी तो वही होगा, सबसे ज्यादा नुकसान भी तो यही होगा। तो सर सर्वप्रथम पहुंचने के कारण सर्वाधिक विनाश भी इसी स्थान पे होता है। सर्वाधिक विनाश भी सबसे ज्यादा एक तरीके से कह दो डिस्ट्रक्शन मैक्सिमम इसी एरिया में होने वाला है। सो इट इज लोकेटेड राइट अबव द फोकस। तो जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये एक केंद्र है फोकस का, यहां से एनर्जी रिलीज हुई है ना। इसके ठीक ऊपर का पॉइंट क्या है आपका? एपी सेंटर। एपी सेंटर, इसको याद रख सकते हैं बच्चा पार्टी। कैन वी रिमेंबर इट इज लोकेटेड राइट अबव, अपकेंद्र के ठीक ऊपर स्थित होता है ना। तो इसको याद रखेंगे। तो ये क्या है? फोकस को हम क्या कहते हैं? अवकेंद्र। और ये है क्या है? क्या आपके पास में अधिकेंद्र। ठीक है, हिंदी में इस तरीके से याद रख लो। फिर सर सीज्मोलॉजी क्या है? अब यह जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, ये जो वेव्स रिलीज हो रही है ना, कैसे ट्रेवल कर रही हैं, किस घनत्व में, कहां पे परिवर्तित हो रही है, इनकी स्पीड कहां रुक रही है, स्पीड कहां कम हो रही है, कहां ऑल टुगेदर उसके आगे ये बढ़ नहीं पा रही है, उन भूकंपीय विज्ञान को ही हम सीज्मोलॉजी कहते हैं। इसके अंतर्गत भूकंप जैसी परिघटना का अध्ययन किया जाता है। ये एनर्जी क्यों रिलीज हुई, प्लेटें टकराई या दूर गई या उनमें घर्षण हुआ, कितना बेसिकली उसका परिमाप था, क्या परिमाण था, क्या मैग्नीट्यूड था, है ना, कहां से किस गहराई से बेसिकली यह एनर्जी रिलीज हुई, कितने किलोमीटर नीचे फोकस था, एपिसेंटर के ऊपर कौन सा शहर है आपके पास में, है ना, उसके आसपास में बेसिकली क्या क्या क्षेत्र है, उस पूरी चीज को स्टडी करना यह सीज्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सीज्मोलॉजी मतलब समझे भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान। अच्छा, इस सीज्मोलॉजी से भी बेसिकली जो है हमको क्या देखने को मिलता है? एक सीज्मोग्राफ देखने को मिलता है, ग्राफ देखने को मिलता है जिसको अभिलेख कहा जाता है। तो सीज्मोग्राफ क्या है आपके पास में? कि यह एक ऐसा ग्राफ होगा जैसे जो बेसिकली क्या बताता है आपके पास में, क्या बताता है? पी वेव्स और एस वेव्स के बारे में बताता है। पी वेव्स और ऐसा एक यंत्र जिसके द्वारा जो तरंगे आ रही है उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है, अभिलेखित किया जाता है। तो सीज्मोग्राफ क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट, एक मशीन है जिसके द्वारा हम सीज्मिक वेव्स को, सीज्मिक वेव्स मतलब वो भूकंप की तरंगों को हम स्टडी कर सकते हैं, है ना, कि सर कहां पे प्राइमरी वेव्स हैं, कहां पे प्राइमरी वेव्स हैं, कहां पे सेकेंडरी वेव्स हैं, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग। तो प्राइमरीज और सेकेंडरी वेव्स को एक तरीके से जैसे ईसीजी नहीं होता है आपके पास में, टक 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 टक, वैसे ही बेसिकली यहां पे भी बेसिकली क्या होता है? इस तरह का ही एक तरह का मशीन लगा होता है और उसके नीचे पेपर मूव होता जाता है और मशीन वो जैसे जैसे भूकंप बढ़ रहा है ना वैसे वैसे वो मशीन बेसिकली क्या करती है? इस तरह का एक ग्राफ बनाती जाती है पेपर के ऊपर, और उस कंपन से बेसिकली हमको पता चलता है अच्छा इतना भयंकर कंपन हुआ उस पिन के अंदर, इसका मतलब क्या है? सीज्मोग्राफ की इस ग्राफ और इस अभिलेख से हमको पता चलेगा कि इस मैग्नीट्यूड, इस परिमाण का भूकंप आया, ज्यादा गति, ज्यादा ऊपर नीचे, ज्यादा बड़ा भूकंप। ठीक है, चल। तो सीज्मिक वेव्स जो निकलती हैं, है ना, क्या सर ये सीज्मोग्राफ करता है क्या? सीज्मिक वेव्स को ही तो रिकॉर्ड कर रहा है। तो सीज्मिक वेव्स कैसी? सर हमने कहा कि सर पृथ्वी के अंदर से फोकस से कहीं न कहीं ये वेव्स निकलेगी, चारों तरफ निकलेगी, है ना। तो कुछ तरंगे तो होगी वो पृथ्वी के अंदर बेसिकली ट्रेवल करेगी, उन्हें बेसिकली हम क्या कहेंगे? बॉडी वेव्स कहेंगे, जो भूगर्भ के अंदर तरंगे हैं। जैसे पी वेव, पी तरंग, और एस वेव, एस तरंग। सो पी तरंग और एस तरंग जो है वह भूगर्भ में होती है, इनको बॉडी वेव्स कहा जाता है। और हमने कहा कि सर यहां से फोकस से वो एनर्जी निकल करके सबसे पहले कहां पहुंचती है? एपी सेंटर के ऊपर, अधिकेंद्र के ऊपर। तो अधिकेंद्र के ऊपर भी पहुंचने के पश्चात ये बेसिकली जो है पृथ्वी की सतह पे बेसिकली कुछ तरंगे फैलेगी, कुछ भूकंपीय तरंगे होगी जो सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। इनको हम कहते हैं एल तरंगे। क्या कहते हैं? एल तरंगे या लव वेव। क्या कहते हैं? एल तरंगे या लव वेव्स का नाम दिया जाता है। ये धरातलीय तरंगे होती जो सरफेस पे, धरातल पे, पृथ्वी की सरफेस पे चलने वाली है। भैया जी याद रहेगा। सो पी वेव्स को प्राइमरी वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? पी वेव्स आर प्राइमरी वेव्स, इन्हें प्राथमिक तरंगे कहा जाता है। पी वेव्स जो है आपके पास में कि सर ये फोकस है, इस फोकस से सबसे पहले निकलने वाली तरंगे कौन सी होगी? पी वेव्स होगी। कौन सी होगी? पी तरंग होगी आपके पास में। इनकी एवरेज स्पीड क्या है? सर एक सेकंड में यह जो है 13 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकते। कितना? एक सेकंड, देखो 13 किलोमीटर चली गई ये वेव, 13 किलोमीटर और आगे चली गई, 13 किलोमीटर और आगे चली गई। मतलब यहां से सोचो 13 किलोमीटर कौन सी दूरी है, तुम्हारे घर से सोचो 13 किलोमीटर कौन सी चीज दूर स्थित है। शायद जहां पे अपन अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं ये सेशन जोधपुर है, जोधपुर पूरा नप जाएगा 13 किलोमीटर। जोधपुर तो इन एंड आउट 2 सेकंड में 20 किलोमीटर का जोधपुर है पूरा, अगर रेडियस देखे तो है पूरा टाउन 15-20 किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये 20 किलोमीटर मतलब 1 से 1.5 सेकंड में भूकंप तरंगे जक करते खत्म, पूरा एरिया
क्रॉस सबसे फास्टेस्ट क्या है? प्राइमरी वेव्स। समझ में आई? पृथ्वी के अंदर से जो ये वेव्स निकले कितनी फास्ट होगी, जूम करते हुए निकल जाएगी आपके पास से, ठीक है। सो इनकी एवरेज स्पीड बताइए, कम से कम 6, अधिकतम 13। एवरेज स्पीड कितनी है? 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड। यह अनुदैर्ध्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, है ना, सभी माध्यम में जाएगी। अच्छा, सभी माध्यम का क्या मतलब है सर? कि सर ये चाहे पानी हो, लिक्विड हो, कोई भी चीज तरल अवस्था में उसमें भी है, कोई चीज सॉलिड हो उसमें भी बेसिकली ट्रेवल कर पाएगी। तो पृथ्वी की कोई सतह अगर सॉलिड है तो उससे भी बेसिकली प्राइमरी वेव्स जा पाएगी। सो प्राइमरी वेव्स के संपर्क में बीच में अगर कोई बेसिकली चट्टाने आ गई, जो बेसिकली चट्टाने क्या है? ठोस है, सॉलिड है, क्या उसके अंदर से भी पी वेव्स जा सकती हैं? हाँ, जा सकती हैं। अच्छा, उसके बीच में कुछ लावा आ गया, क्या आ गया? लावा आ गया, पिघली हुई चट्टाने आ गई, क्या उस पिघली हुई चट्टाने के बीच में से भी ये जा सकती हैं? जा सकती हैं। तो प्राइमरी वेव्स जो होगी, पी वेव्स जो है, पी तरंगे वो हैं, वह तरल व ठोस दोनों ही माध्यम में ट्रेवल कर पाए। इनफैक्ट ये कहें, ये सभी माध्यम में ट्रेवल कर पाती है। मतलब पृथ्वी की सतह के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो पी वेव्स को रोक सके, प्राइमरी वेव्स को कोई नहीं रोकेगा। तो पूरे पृथ्वी की सतह के अंदर यह हर एरिया के अंदर ट्रेवल कर सकती हैं, पहली बात, ठीक है ना, सबसे फास्ट ट्रेवल करेगी, दूसरी बात। फिर हमने एक और वर्ड लिखा है लॉन्गिट्यूडनल। क्या है आपके पास में? लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य तरंगे, मतलब वह तरंगे बेसिकली ऑसिलेट करेगी ऊपर और नीचे, अप एंड डाउन की तरफ, है ना, हर एक चीज को बेसिकली अप एंड डाउन में मूव कर देगी। किसी भी चीज में से ये घुसेगी ना, किसी भी एरिया के अंदर ये जाएगी ना, जैसे सपोज फोकस से एपिसेंटर की तरफ जाना है, तो ये पी वेव्स बेसिकली उस चीज को क्या करेगी? अप एंड डाउन मूव करेगी। क्या करेगी? अप एंड डाउन मूव करेगी एक तरीके से, ठीक है ना। तो प्राथमिक तरंगे कहते हैं क्योंकि भूकंप के दौरान सबसे पहले यही तरंगे जो हैं एपिसेंटर अवकेंद्र से निकलती हैं, फोकस से निकलती हैं। तो सबसे पहले कौन सी तरंगे निकलती हैं? फोकस से सबसे पहले पी वेव, प्राइमरी वेव्स निकलती हैं। इन तरंगों की गति सर्वाधिक होती है, हमने ऑलरेडी कहा 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड, विद इन सेकेंड्स। जुप आपको महसूस होगा, उससे पहले तो आपके एरिया में भूकंप आ चुका है सर है? चलो, फिर है आपके पास में यह कंप्रेशनल वेव्स भी कहलाती। कहीं न कहीं एरिया को यह क्या कर देगी? संपीड़ित कर देगी जहां से निकलेगी, है ना, और निकलने के बाद उस एरिया को विरलीकृत भी कर देगी, है ना। तो चट्टाने फैल भी जाएगी और जब ये निकल रही होगी तब ये बेसिकली कंप्रेस भी करेगी। तो चट्टानों के अंदर इस तरह का मूवमेंट देखने को मिलेगा। सेकेंडरी वेव्स क्या है आपके पास में? इनकी भी स्पीड हाई है, पर याद रखना स्पीड वहां पे क्या थी आपके पास में? 6 से 13, और यहां पे क्या है? सेकेंडरी का क्या है? 4 से 7, लगभग आधी स्पीड के आसपास में। ये ट्रांसवर्स वेव्स है। ट्रांसवर्स वेव्स क्या करेगी सर आपके पास में? कि सर ट्रांसवर्स वेव जो है वो चीजों को लेफ्ट एंड राइट मूव करेगी। जैसे सर यहाँ पे सेकेंडरी वेव्स अगर निकल रही हैं तो सेकेंडरी वेव्स चीजों को क्या करेगी आपके पास में? राइट और लेफ्ट के अंदर बेंड कर देगी, है ना। किसी भी चीज में से जा रही है तो इधर धकेला, इधर धकेला, इस तरीके से वो हटाती आगे पीछे करती जाएगी। इनको अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। ये सॉलिड में ही चल पाती है, ठोस में ही चल पाती है आपके पास में। तो अगर ये सेकेंडरी वेव जो है, एस वेव जो है आपके पास में, एस तरंग, उसके बीच में अगर कोई ठोस चट्टान है तब तक तो ठीक है, पर अगर इसके आगे अगर कहीं न कहीं लिक्विड लावा आ गया, अगर कहीं न कहीं तरल आ गया, अगर कहीं न कहीं तरल आ गया, तो क्या ये अब उसके आगे क्रॉस कर पाएगी? नहीं सर, उसके आगे नहीं जा पाएगी, उसके आगे नहीं जा पाएगी। तो क्या ये लिक्विड के ऊपर जा पाती है? नहीं। क्या ये ठोस के अंदर जा पाती है? हाँ। तो प्राइमरी वेव्स याद करो, चाहे ठोस हो चाहे तरल हो, बहुत स्पीड से चली जाएगी उसके अंदर से भी। पर सेकेंडरी वेव्स, एक तो इनकी स्पीड पहले से कम है और मात्र ठोस में जा पाती है। मतलब अगर ठोस चट्टाने हैं तो वहां पे क्या है? क्या देखने को मिलेगा? क्या देखने को मिलेगा हमको? सेकेंडरी वेव्स, है ना। अगर कहीं पे भी तरल आ गया, लिक्विड आ गया, स्टॉप, थांबा, रुक जाओ, इसके आगे नहीं जा सकते सर आप, ठीक है। सेकेंडरी वेव सॉलिड में ही चलती हैं। सो इन्हें द्वितीयक तरंगे कहते हैं, सेकेंडरी वेव्स कहते हैं क्योंकि इनकी औसत गति और भी कम होती है। और यह अनुप्रस्थ तरंगे जिनमें कण का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत होता है। जैसे तरंग की दिशा क्या है? तरंग की दिशा है, सपोज सेकेंडरी वेव्स इस दिशा में जा रही है, तो इसके लंबवत का क्या मतलब हो गया? परपेंडिकुलर। तो सर ये किसी भी अणु को, है ना, उसके परपेंडिकुलर मूव करेगी। समझ में आई? इस अणु को लेफ्ट और राइट में, इस अणु को लेफ्ट और राइट के अंदर, समझ में आई? तो सेकेंडरी वेव जब भी बेसिकली कहीं भी जाएगी तो जिस माध्यम से, ऑब्वियसली ठोस माध्यम है, तो उस ठोस माध्यम को क्या करेगी? आगे पीछे उसमें कंपन पैदा कर देगी, उसमें कंपन पैदा कर देगी। इसलिए उनको अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है। ये तरंगे
प्रकाश तरंगों जैसी होती हैं, दे आर लाइक द लाइट वेव्स, है ना, प्रकाश की तरंगों की जैसी होती हैं। ये केवल ठोस माध्यम में ही चल पाती हैं आपके पास में। और यह बेसिकली जो है आपके पास में शेयर, देखो जैसे कि आपके पास में ये इस तरीके से जो है ये तरंग आगे बढ़ रही है, सेकेंडरी वेव्स, तो जिस माध्यम में ये बढ़ रही है उसको परपेंडिकुलरली ऊपर या परपेंडिकुलरली नीचे जो है बेसिकली क्या कर रही है, मूव कर रही है। इनको अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। क्या कहा हमने, इनको हमने क्या कहा आपके पास में, यह अनुप्रस्थ तरंगे। लंबवत जो है आपके पास में कंपन होगा कि जिस दिशा में बेसिकली एस वेव एस तरंग बह रही हैं उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन होने वाला है। याद है बच्चों, ठीक है। फिर है सर अच्छा, अब हमको समझ में आ गया कि सर जहां से एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग फोकस कह रहे हैं। सबसे पहले सर प्राइमरी वेव्स है जो सॉलिड लिक्विड दोनों में ट्रेवल कर पा रही हैं, फिर सेकेंडरी वेव है जो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल कर पा रही हैं। परंतु ये सब क्या है आपके पास में, भूगर्भीय तरंगे, पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर है। जब यह वेव्स कहीं न कहीं एपी सेंटर पे पहुंचती है, अधिकेंद्र पे पहुंचती है, उस वक्त क्या होगा, सरफेस वेव्स जो कहीं न कहीं सतही तरंगे जो हैं, धरातलीय तरंगे जो हैं वो चलने लगेगी। यहां अधिक केंद्र के आसपास में यह बहेगी और ये सबसे ज्यादा विनाशकारी, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि यह तरंगे हमारी सरफेस पे क्या करने वाली है आपके पास में, विनाश कॉज करने वाली। हम कहते घर हिल गया भाई साहब, ऑफिस हिल गया पूरा का पूरा, सड़कें टूट गई, पुल टूट गए, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। वो क्यों हुआ, इन सतही तरंगों के कारण होता है। स्पीड बहुत ही कम है, देखो 3 किलोमीटर प्रति सेकंड स्पीड क्या है, 3 किलोमीटर प्रति सेकंड पर अपने लिए तो ये भी खतरनाक स्पीड है? अपने लिए तो ये भी खतरनाक स्पीड है या ना। तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, ट्रांसवर्स होती है। क्या होती है आपके पास में, ट्रांसवर्स होती है। ट्रांसवर्स मतलब समझे आप लोग, हाँ, ट्रांसवर्स मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि सर जब भी मैं कह रहा हूं कि कोई भी आपके पास में तरंग ट्रांसवर्स है, कोई भी तरंग आपके पास में अनुप्रस्थ है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि जहां से भी ये तरंग निकलेगी ना उसको थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे कर दिया। अच्छा सपोज हमारा घर अगर इसके ऊपर बना हुआ है, सपोज हमारा बिल्डिंग इसके ऊपर बना हुआ है, अगर यहां से यह सरफेस वेव्स निकल रही हैं, है ना, एल वेव्स निकल रही हैं, इनको लव वेव्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लव वेव्स। तो ये एल का मतलब लव वेव्स है, ठीक है, लव तरंग। ये लव तरंगे बेसिकली आपके जीवन में जैसे जो लव करता है ना, चीजों को थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, वैसे ये भी करती है। सपोज आपने अपनी कुटिया यहाँ पे बनाई थी, ये लव वेव ने आकर के बेसिकली बर्बाद कर दिया इसको, है ना, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय कर दी। भुज में, गुजरात में भूकंप आया था, राजस्थान के अंदर भी पूरा, मतलब भुज कहाँ, राजस्थान का, बाड़मेर कहाँ अपना, जोधपुर कहाँ अपना, यहां भी कई घरों के अंदर बेसिकली यह एल वेव्स देखने को मिली थी। और एल वेव्स के कारण क्या हो गया आपके पास में, घरों के अंदर बेसिकली क्रैक्स डेवलप हो गए थे। आज भी घरों के अंदर बेसिकली, मैं मेरे घर की बात कर रहा हूं, बाड़मेर के अंदर मेरा घर है, भुज में 2003 में भूकंप आया, बाड़मेर में मेरा घर है 1000 किलोमीटर 800 किलोमीटर दूर, और वहां पे भी क्रैक्स घर के अंदर, दीवारों के अंदर। आज भी जो हम जाते हैं ना पुश्तैनी घर पे, तो वी आर एबल टू सी दैट, वी आर एबल टू सी दैट। यह है एल वेव्स का कमाल, समझ में आई तुमको, है ना। अनुप्रस्थ तरंगे होगी, जिस भी माध्यम में जाएगी वहां पे कंपन पैदा करने वाली है, तो इन्हें लव वेव्स कहते हैं। ये तरंगे धरातल पर चलती हैं आपके पास में, सरफेस पे चलती हैं आपकी, है ना, और ये तरंगे अधिकेंद्र से निकलती, कहां से निकलती है आपके पास में, एपी सेंटर से। तो जो भी हमने कहा ना आपके पास में कि सर या फोकस से जो तरंगे निकली वो कहां पहुंची, एपी सेंटर पे। अब एपी सेंटर से जो निकलेगी उनको हम लोग क्या कहेंगे, एल वेव्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एल तरंगों का नाम देंगे, लव तरंग। क्या है ये, लव तरंग। अब इसको हिंदी में पूरा रूपांतरण कर करके प्रेम तरंग मत कर देना, यहाँ पे लव साइंटिस्ट का नाम है। क्या है, लव इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, है ना। हाँ, सो एवरेज स्पीड 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं, क्योंकि अनुप्रस्थ होने के कारण जिनकी दिशा में जाती है वहां पे कणों के अंदर लंबवत और क्षितिज रूप से क्या है, कंपन पैदा करेगी। और जब यहां पे लंबवत कणों का, यहां पे क्षितिज रूप से बेसिकली यहां पे ये आगे फैलते हुए लंबवत कणों को बेसिकली कंपन पैदा करेगी, तो क्या होगा, जैसे ये इस डायरेक्शन में जा रही है, जब इधर से घूमी तो एल वेव्स ने इधर चीजों को मोड़ दिया, इधर गई तो इधर मोड़ दिया, इधर गई तो इधर मोड़ दिया, इधर गई तो इधर मोड़ दिया, तो चीजों में पूरा डिस्ट्रक्शन कॉज हो गया ना। यहां पे सपोज एक सड़क बनी होती थी पहले, है, तो वो सड़क का बेसिकली क्या हो गया, पूरा विनाश। यहां पे सपोज अगर कोई बिल्डिंग था आपके पास में पहले, है, सपोज देयर वाज अ बिल्डिंग, देयर वाज अ स्ट्रक्चर ओवर है, पूरा का पूरा खत्म, खलास। खेत, जंगल, पहाड़, मैदान, भूस्खलन हो सकता है, फ्लैश फ्लड्स आ सकता है, एवलेंच आ सकता है, क्या नहीं हो सकता। एल वेव सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करती है।
है ना। दूसरी होती है रेलिक वेव्स, रिले तरंगे भी इनको कहा जाता है। क्या कहता है? रिले तरंग, रेलिक वेव्स इसको कहा जाता है। इनमें बेसिकली जो है तरंगों में कंपन जो है वो वृत्ताकार रूप से आगे पीछे करती है चीजों को। बेसिकली वो कैसे सर्कुलर फॉर्मेट में आगे पीछे कर रही है आपके पास में। यह भी सरफेस पे ही है, सतह पे ही चल रही है आपकी। और इन तरंगों में अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य दोनों ही प्रकार के गुण पाए जाते हैं, है ना। तो वो चीजों को वृत्ताकार कैसे कर पा रही है? वो ऊपर नीचे भी कर रही है और आगे पीछे भी कर रही है। तो एक तरीके से हमको हर चीज बेसिकली सर्कुलर फॉर्मेट में मूव होती हुई नजर आती। तो सोचो सर, एपिसेंटर से निकलने वाली सतही तरंगे कौन सी हैं? लव वेव्स और रिले तरंगे। लव तरंग और रिले तरंग। और ये लव तरंग बेसिकली चीजों में क्या कर रही है आपके पास में? ऊपर नीचे कंपन कर रही है। और ये रिले उससे भी खतरनाक, ये तो पूरा ही बेसिकली सर्कुलर मूवमेंट में ही चीजों को घुमा दिया, खत्म ही कर दिया, पूरी चीज को मिक्स मैच कर दिया आपके पास में, है ना। चलो, ऐसा होता है तो बेसिकली क्या होगा? कई सारी इमारतें, हम कहते हैं ना, अचानक भूमिगत हो गई। सुनने को मिलता है कि सर अचानक से सारी इमारतें जो थी भूमिगत, है? आपके पास में 100 फुट जमीन के नीचे कैसे चली गई? सर उसके नीचे से क्या निकली थी? रिले तरंगे निकली थी। ठीक है, चलो सर शैडो जोन को पढ़ते हैं। अब हम पढ़ तो रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पढ़ क्या रहे हैं बच्चा? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अभी आंतरिक संरचना को पढ़ना, सीखना, समझना महत्वपूर्ण है। चलो इसको समझ लो। सो भूकंपीय तरंगे जो हैं जहां तक पहुंच पाती है, देखो एपिसेंटर से जो तरंगे निकल रही हैं, है प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स जो है आपके पास, सपोज यहां पे एपिसेंटर है, तो देखो ये कहीं न कहीं प्राइमरी वेव्स जो लिक्विड और सॉलिड दोनों माध्यम में ट्रेवल कर पाती हैं। पर याद करना, पृथ्वी के अंदर यह वक्राकार गति कर रही है। अर्थ के अंदर ये कैसे मूव कर रही है बच्चा? हाँ, दे आर मूविंग इन अ यस इन अ डिविएटेड वे, एक वक्रित गति कर रही है ना। क्यों क्यों कर रही है? क्योंकि सर हर लेयर पे बेसिकली क्या है? डेंसिटी अलग है, क्रस्ट की अलग है, मेंटल की अलग है और कोर की अलग। तो सर ये वेव सीधी नहीं जाती है, वक्रित होकर के जाती हैं, है ना। वह अपना पथ जो है वह बेसिकली क्या कर देती हैं? बेंड कर देती हैं डेंसिटी डिफरेंस के कारण। चलिए सर, तो सर ये प्राइमरी वेव्स जहां से बेसिकली जो एपिसेंटर है उसके 103 डिग्री राइट और 103 डिग्री लेफ्ट तक तो बेसिकली ये पहुंचती है। यहां तक तो ये बेसिकली क्या कर रही है? प्राइमरी वेव्स, पी वेव्स, जो सॉलिड हो या लिक्विड हो, थोड़ा अपना रास्ता टेढ़ा कर देगी, तिरछा कर देगी, वक्रित करेगी, पर पहुंचेगी सर आपके पास में। परंतु जैसे ही जो पृथ्वी का आंतरिक कोर है जो कि क्या है? लिक्विड है। अब याद करो, सॉलिड से लिक्विड में जाते ही हमने एक पहले डायग्राम बनाया था, हमने बताया था ना कि सर कोई भी चीज माध्यम परिवर्तन करते बेसिकली उसमें क्या होगा? डिविएशन होगा। उसमें क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। उस रिफ्रैक्शन के कारण क्या होगा? सर ये सब सॉलिड है। अब ये कोर क्या है? लिक्विड है। आउटर कोर क्या है? पृथ्वी का बाह्य कोर जो है वो क्या है? लिक्विड है। अब ये बाह्य कोर लिक्विड होने के कारण क्या हो गया आपके पास में कि जैसे ही ये पी वेव्स इसके अंदर एंटर करी, क्या करेगी? डिविएशन करेगी, रिफ्रैक्शन करेगी, परावर्तन होगा आपके पास में। इनमें अपवर्तन के कारण बेसिकली क्या होगा? अब यह इस एरिया में नहीं पहुंच पाएगी 103 से 142 डिग्री लेफ्ट और 103 से 142 डिग्री राइट तक। जहां पे पी वेव्स नहीं पहुंच पाए वहां पे यह सीज्मोग्राफ पे डिटेक्ट नहीं होगी। सीज्मोग्राफ जो होगा, जो कि पृथ्वी के ऊपर भूकंपीय तरंगों का अभिलेख ले रहा है, ग्राफ बना रहा है, तो यहां पे जो सीज्मोग्राफ होगा वहां पे डिटेक्ट ही नहीं होगी प्राइमरी वेव्स। तो जहां पे प्राइमरी वेव्स नहीं पहुंच पा रही 103 से 142 लेफ्ट और राइट के अंदर, तो उसको हम बेसिकली क्या कह देंगे कि ये शैडो जोन है। शैडो का क्या मतलब हो गया? छाया। छाया कहां होती है? अंधेरा कहां होता है? जहां पे प्रकाश ना पहुंच पाए, जहां पे प्रकाश तरंगे नहीं पहुंच पाई, तो उनको हमने क्या कहते हैं? शैडो है, डार्क है ना। यही कहा था अपन ने। तो वैसे बेसिकली यहां पे शैडो का क्या मतलब है? यहां पे छाया क्षेत्र का क्या मतलब है कि सर यह छाया का क्या मतलब है कि सर यहां पे तरंगे नहीं पहुंच पाई, यहां पे पी वेव्स अनुपस्थित हैं, है ना। 103 से 142 डिग्री एपिसेंटर के लेफ्ट और राइट में, है ना। एपिसेंटर के दाएं और बाएं दोनों दिशा में 103 डिग्री से 142 डिग्री अक्षांशों तक बेसिकली क्या नहीं होगा आपके पास में? हाँ, यहाँ पे शैडो जोन होगा, यहाँ पर प्राइमरी वेव्स नहीं पाई जाएगी, इसको छाया क्षेत्र कहा जाएगा। जबकि मैं सेकेंडरी वेव्स की अगर बात करूं, सेकेंडरी वेव्स जो है वो मात्र सॉलिड के अंदर ट्रेवल कर पाती है। किसमें? ओनली इन द सॉलिड मीडियम। ये मात्र ठोस चट्टानों के अंदर से जा पाएगी। तरल आते ही बेसिकली क्या करेगा? ठोस चट्टानों में जा रही है, पर याद रखो ये भी बेसिकली क्या करिए? अपना रास्ता तो बदल रही है, वक्रित तो है ही है, ये भी क्या है? वक्रित तो है ही है। तो एपिसेंटर अधिक केंद्र के 103 डिग्री लेफ्ट और 103 डिग्री राइट के अंदर तो बेसिकली पहुंच गई, पर जैसे ही यह कोर को स्पर्श करती है, कोर क्या है? लिक्विड है। आउटर कोर क्या है? लिक्विड है, तरल अवस्था में है।
क्या लिक्विड में ये आगे जा पाएगी? नहीं। क्या इनके रास्ते में रुकावट आ गई, रेजिस्टेंस आ गया? यस। इसके कारण क्या होगा आपके पास में कि सर 103 डिग्री लेफ्ट से लेकर के 103 डिग्री राइट तक हमें क्या नहीं देखने को मिलेगा? एस वेव, सेकेंडरी वेव सीज्मोग्राफ पे नहीं देखने को मिलेगा। इसी कारण क्या मैं ये चीज कह सकता हूं कि 103 डिग्री लेफ्ट से लेकर 103 डिग्री राइट तक क्या है? एस वेव्स का, एस तरंगों का छाया क्षेत्र है, शैडो जोन है। राइट और रॉन्ग? अच्छा, इस एक डायग्राम से हमको इतनी सारी चीजें सीखने को मिली है जो पृथ्वी के केंद्र के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में काफी सारी गुत्थियों को, पहेलियों को बेसिकली सॉल्व करने में मदद करेगी। तो यहां पे आई गेस आप लोगों ने ये डायग्राम बना लिया है। आगे बढ़ते। सो वह क्षेत्र जहां भूकंपीय तरंगे रिकॉर्ड होती हैं या अभिलेखित नहीं होती हैं उन्हें छाया क्षेत्र कहा जाता है। तो अगर भूकंपीय तरंगे इस जोन में नहीं पहुंच पाई 103 से 142, तो ये छाया क्षेत्र है ना। पूरे 103 से 103 तक नहीं पहुंच पाए एस वेव्स में, तो ये छाया क्षेत्र है। तो पी वेव का छाया क्षेत्र 103 से 142, 103 से 142 है ना। आपके पास में 39 डिग्री इधर और 39 डिग्री इधर, टोटल आपका 78 डिग्री टोटल हो गया। जबकि इधर 103 डिग्री और 103 डिग्री के बीच का पूरा क्षेत्र, तो 360 डिग्री पूरी पृथ्वी है, उसमें से 206 डिग्री तक पहुंच पा रहा है। बाकी का 154 डिग्री वाला क्षेत्र क्या है? जहां पे सेकेंडरी वेव्स पृथ्वी में पहुंचती नहीं। तो ये 154 डिग्री का जो क्षेत्र है ये क्या है? छाया क्षेत्र है। अभी 154 निकला कैसे? पृथ्वी पूरी 360 है, 103 103 206, 360 में से 206 हटाऊंगा, कितना बचेगा? 154, 154। तो कितना एरिया है जहां पे एस वेव्स नहीं पहुंच पा रही है? सर पृथ्वी पे 154 डिग्री का एरिया है, 154 डिग्री का एरिया ऐसा है जहां पे सेकेंडरी वेव्स नहीं पहुंच पाती है। राइट? पृथ्वी पे कौन सा एरिया है जहां पे प्राइमरी वेव्स नहीं पहुंच पाती? सर यहां पे प्राइमरी वेव्स जो हैं 104 से 142 से 103 लेफ्ट और 142 से 103 राइट, मतलब यहां पे 39 39 डिग्री और यहां भी 39 डिग्री, तो 39 और 39 मिलकर कितना हो गया? 78 डिग्री। तो टोटल प्राइमरी वेव्स का छाया क्षेत्र जहां पे ये अनुपस्थित है वो कितना है? 78, और यह कितना है? 154। तो प्रीलिम्स में अगर प्रश्न आए कि किस तरंग का छाया क्षेत्र अधिक है? सेकेंडरी वेव्स का। किस तरंग का छाया क्षेत्र कम है? प्राइमरी वेव्स का। क्योंकि प्राइमरी वेव्स ट्रेवल तो सब में कर रही हैं, रिफ्रैक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण कुछ एरियाज में यह अनुपस्थित होगी, परंतु यह तो एंटर ही नहीं कर पा रही और यह अधिक एरिया में अनुपस्थित होगी। राइट? इतना समझ में आया? तो इससे हमको पता चल गया ना कि पी वेव्स की क्या नेचर है, एस वेव्स की क्या नेचर है ना। अंदर यह ट्रेवल क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि यहां पे क्या है? आउटर लिक्विड कोर है, तरल के अंदर यह आगे नहीं जा पाएगी। सो बाह्य कोर की द्रवीय अवस्था में होने के कारण छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। तो ये शैडो जोन क्यों बना पता चला? अगर ये आउटर कोर लिक्विड नहीं होता तो क्या प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स दोनों अंदर जा पाती? सेकेंडरी वेव्स अंदर जा पाती, तो प्राइमरी वेव्स तो वैसे भी जा ही रही है। तो यह रीजन मात्र यह है कि सर ये कोर का जो बाह्य भाग है वो बेसिकली आउटर कोर क्या है? लिक्विड, तरल अवस्था में है, एंड उसी के कारण बेसिकली ये शैडो जोन्स बन रहे हैं, ये शैडो जोन्स बन रहे हैं आपके पास में। राइट? सो छाया क्षेत्र में पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देता है। तो ये शैडो जोन्स जो है ना, यही अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे पी तरंगों का छाया क्षेत्र क्या बनाता है कि सर 103 डिग्री से अधिकेंद्र से 103 डिग्री से लेकर 142 डिग्री की कोणीय दूरी पे उपस्थित होता है यह। राइट? तो यह द्रव अवस्था से स्थित बाहरी कोर में प्रवेश करती हैं जैसे पी तरंगे, तो वह पी तरंगे क्या हो जाती हैं? अपवर्तित हो जाती है ना, और इसके कारण उस क्षेत्र का, छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। तो हमें अंततः पी वेव्स की स्टडीज और एस वेव्स की स्टडी से क्या पता चलता है कि सर अर्थ के अंदर कोई ना कोई ऐसा भाग है जो क्या है? लिक्विड है। कोई ना कोई भाग क्या है? लिक्विड है। एस वेव का छाया क्षेत्र कि सर द्रवीय बाह्य कोर में यह प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि सर जब भी कोई चीज द्रवीय होगी, लिक्विड होगी, तो एस वेव, सेकेंडरी वेव्स, सेकेंडरी तरंगे नहीं जा पाती हैं। इसके कारण छाया क्षेत्र का निर्माण होता है, शैडो जोन्स फॉर्म हो गया वहां पे। शैडो जोन मतलब एस वेव जहां तक नहीं पहुंच पाए, वहां पे एब्सेंट है। तो क्या यह डायग्राम क्लियर हुआ? तो एस तरंगों का छाया क्षेत्र कार्दिक केंद्र से 103 डिग्री कोणीय दूरी के आगे पाया जाता है। ठीक है ना? तो यहां पे 103 डिग्री है ना, अर्थक्वेक के एपिसेंटर से 103 डिग्री का कोणीय दूरी, 103 डिग्री की कोणीय दूरी, ये पूरा का पूरा जोन क्या है? एस वेव्स का छाया क्षेत्र है। ठीक है? कारण कोर जो है वो क्या है? बाह्य कोर लिक्विड है, द्रवीय अवस्था है, इस कारण यह एस वेव्स आगे ट्रेवल नहीं कर पाती। ठीक है? एस वेव्स का शैडो जोन कितना हो गया? 154 डिग्री है ना, टोटल 360 में से माइनस कर दिया 206। ठीक है?
प्राइमरी वेव्स में अगर हम पढ़ेंगे तो प्राइमरी वेव्स में चीजें जा तो रही हैं पर वक्रित हो रही है ठोस में भी, पर जैसे ही लिक्विड के अंदर आई चीजों में क्या हो गया, देखो माध्यम परिवर्तन, जैसे ही मीडियम चेंज हुआ रिफ्लेक्शन, क्या हुआ, अपवर्तन, और उसके कारण क्या हुआ कि जैसे ही वापस ये इस कोर से सॉलिड के अंदर आएगी तो क्या होगा आपके पास में, वापस इसमें रिफ्लेक्शन होगा। तो इसके कारण इस जोन में और इस जोन में ये क्या नहीं है, पहुंच नहीं पाती हैं, ठीक है ना। यहां पे अपवर्तन होता है बिकॉज द कोर इज लिक्विड। पी वेव्स को लिक्विड में ट्रेवल तो कर पाती हैं, पर याद करना माध्यम परिवर्तन होते ही पथ परिवर्तन हो जाएगा। उसके कारण रिफ्रैक्शन के कारण बेसिकली क्या है, शैडो जोन देखने को मिलेगा। क्लियर है बच्चा? हाँ तो इस भूकंप का हम लोग मापन कैसे करते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको पढ़ना सीखना चाहिए इस एनसीईआरटी के अंतर्गत। राइट। सो अर्थक्वेक को तो हम समझ चुके हैं, पर कहीं ना कहीं हमको अर्थक्वेक को मेजर कैसे किया जाता है वो भी पता होना चाहिए। इसके दो स्केल्स होती हैं भूकंप को मापन के लिए। पहला होता है रिक्टर स्केल और दूसरा होता है आपके पास में मर्केली स्केल। क्या है, रेक्टर स्केल और मर्केली स्केल। इससे बेसिकली हम लोग क्या पता करते हैं, भूकंप का मापन करते हैं। अब सर रेक्टर स्केल पे क्या होगा, इसका परिमाण ज्ञात किया जाता है, परिमाण मैग्नीट्यूड कि सर जो एनर्जी रिलीज हुई है ना, हमने बताया ना कि सर फोकस से एनर्जी रिलीज होगी, तो सर फोकस से कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, है ना। तो उसके बेस पे हम एनर्जी कितनी हमारे इस फोकस से, इस एनर्जी पॉइंट से कितनी ऊर्जा रिलीज हुई है, उसके परिमाण को कैलकुलेट करते हैं रेक्टर स्केल के अंदर। बेसिकली देखा जाए 0 से 9 लॉगरिथमिक स्केल के ऊपर इसकी इकाइयां होती हैं। तो आपके पास में 0 से अगर मैं कहूं आपके पास में 1 रेक्टर स्केल का भूकंप है। अब ये लॉगरिथमिक है, लॉगरिथमिक का क्या मतलब, क्या लघु गणक। लघु गणक क्या हुआ, अगर मैं कहूं सर कहीं 2 रेक्टर स्केल का भूकंप है, इसका क्या मतलब हुआ कि सर 1 रेक्टर स्केल से 10 गुना ज्यादा तीव्र है। कहीं अगर मैं कहूं सर 3 रेक्टर स्केल का है, क्या मतलब कि सर जहां पे 2 के टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है ना, उससे 10 गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है 3 में। अगर मैं कहीं कहूं कि सर 4 है तो मतलब वो 3 से 10 गुना, 5 है तो वो 4 से 10 गुना। लॉगरिथम मतलब हर एक इकाई के ऊपर बेसिकली क्या होगा, स्केल के अंदर 10 गुना वृद्धि हो जाएगी परिमाण के अंतर्गत। याद रखेंगे, राइट। तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, तो यह कहीं ना कहीं मात्रा को, यह मात्रात्मक क्वांटिटेटिव बेसिकली क्या है आपके पास में, यह मात्रात्मक क्वांटिटेटिव स्केल है एक तरह का, जो फोकस से निकली हुई ऊर्जा एनर्जी का परिमाण ज्ञात करता है, जिसे 0 से 9 तक के लॉगरिथमिक स्केल के ऊपर, इकाई के ऊपर देखा जाता रहा है। फिर मर्केली स्केल है सर, यह बेसिकली क्या है, फोकस से इसको कुछ नहीं लेना। ये कह रहा है सर सरफेस की बात करो, सरफेस पे जो यहां पे एपिसेंटर से निकली हुई एस वेव, जो हमने कहा ना आपके पास में रेलिक तरंगे हैं, रिले तरंगे हैं, लव तरंगे हैं, इन्होंने कितना डिस्ट्रक्शन, कितना विनाश कॉज किया। तो यह विनाश की तीव्रता, विनाश की इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन को चेक करते हैं कि सर कहीं भूकंप आया पर विनाश नहीं हुआ तो मर्केली स्केल कहेगा इट्स ओके, नॉर्मल भूकंप था। पर कहीं भूकंप आया आपके पास में पर इसने कई लोगों के जान और माल की हानि कर दी, लाइफ एंड प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो हम उसको क्या कहेंगे फिर मर्केली स्केल के अनुसार कि सर ये हाई इंटेंसिटी है ना, क्योंकि डिस्ट्रक्शन ज्यादा हुआ, हाई इंटेंसिटी का बेसिकली अर्थक्वेक था। 112 के रोमन आंकड़ों के अनुसार बेसिकली इसको मापा जाता है, ठीक है ना। यह गुणात्मक है, मतलब यह कहीं ना कहीं क्वांटिटी नहीं, ये क्वालिटी की बात करेगा। गुणात्मक है सर, कितना बेसिकली जो भूकंप जो है वह विनाश किया या नहीं किया, ठीक है ना। ज्यादा विनाशकारी होगा उतना ही वह 12 रोमन संख्या के नजदीक होगा, कम विनाशकारी होगा तो कम होगा। याद रख लेंगे इतना सा, बस यह याद रखना। तो रेक्टर स्केल क्या याद करता है, फोकस से निकली हुई ऊर्जा का परिमाण। मर्केली क्या ज्ञात करता है कि सर विनाश कितना हुआ, उसकी तीव्रता क्या थी, विनाश की गहनता कितनी थी, कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, उसको कैलकुलेट करता है। एक मात्रात्मक है तो एक गुणात्मक है, यह क्वांटिटेटिव है तो यह क्वालिटेटिव है। यह याद रखेंगे। चल वेरी गुड। अब सर भूकंप के कारण क्या हो सकते हैं, भूकंप के जनरली अगर हम देखें कारण तो 2 है सर, एक तो प्रकृति के कारण हो सकता है, और कई बार अभी मानव की इतनी तकनीक और इतने बेसिकली जो है उन्होंने अपनी सारी चीजों को फैला रखा है कि सर मानव जनित भी, एंथ्रोपोजेनिक भी कई रीजंस हो सकते हैं भूकंप के। तो सर प्राकृतिक कारण क्या है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज इसको कहा जा सकता है कि प्लेट विवर्तनिक गतियां, हम सबको पता है कि सर प्लेटें जब भी एक दूसरे से टकराती हैं, है ना, कन्वर्जिंग अभिसारी प्लेट गति जिसको कहा जाता है, वहां पे अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तब भी बेसिकली अपसारी प्लेट किनारों के आसपास में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, अर्थक्वेक, पर लो इंटेंसिटी होगा। जब यहाँ पे प्लेट एक दूसरे के समानांतर गति करें, ये प्लेट इधर जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है, तब भी बेसिकली क्या देखने को मिल सकता है हमको, कहीं ना कहीं अर्थक्वेक देखने को मिल सकता है।
दूसरा है सर ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के टाइम सर इरप्शन जब होता है, विनाशकारी इरप्शन, बहुत ही ज्यादा विस्फोट के साथ हो, गैसेस निकलती है उसके अंदर कई सारी, है ना, तो उसके टाइम भी बेसिकली पूरा अर्थ में, पृथ्वी में कंपन पैदा हो सकता है। तो कुछ अर्थक्वेक ज्वालामुखी के कारण है, कुछ अर्थक्वेक जो है फॉल्ट फॉर्मेशन के कारण। फॉल्ट कब बनता है? जब बेसिकली आपके पास में क्या है, एक ही चट्टान है, एक ही प्लेट है, वह बेसिकली उसके अंदर क्या होगा, दोनों वो ब्रेक होकर के, एक ही चट्टान ब्रेक होकर के दो विपरीत दिशाओं में चल जाए, एक ब्रंश, एक उसके बीच में फॉल्ट क्रिएट हो गया है। उस ब्रंश, उस फॉल्ट, उस दरार के क्रिएट होने के कारण भी अर्थक्वेक आएंगे वहां पे, है ना, जैसे सैंड एंड्रियंस फॉल्ट है आपके पास में। अब है सर आपके पास में इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, जिसको प्रत्यस्त पुनश्चलन सिद्धांत भी कहा जाता है, और एक समस्थानिक समायोजन थ्योरी है, आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट कहा जाता है, कि सर पृथ्वी अपना खुद का बैलेंस बनाए रखती है। कहीं पहाड़ हैं, कहीं पठार हैं, कहीं खाइयां हैं, कहीं नदियां हैं, तो कहीं समुद्र के अंदर गर्त भी है, राइट। तो पृथ्वी अपने हाईलैंड और लोलैंड्स के बीच में एक क्या है, बैलेंस एडजस्ट करके रखती है, राइट। उस बैलेंस के कहीं न कहीं बिगड़ने के कारण हमेशा हमको क्या देखने को मिल सकता है, अर्थक्वेक देखने को मिल सकता है। तो जो भूपटल का संकुचन है, अर्थ के कॉन्ट्रैक्शन के कारण भी पृथ्वी भी लगातार बेसिकली गर्म है, अंदर से ठंडी हो रही है, फिर कई बार गर्म हुई, कई बार ठंडी हो रही है। तो पृथ्वी के अंदर भी कई बार जो है भूपटल के संकुचन के कारण हमको क्या देखने को मिल सकता है, यहां पे अर्थक्वेक देखने को मिल सकता है। आई गेस ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। मैं आपका ध्यान जो है वो मानव जनित एंथ्रोपोजेनिक रीजंस पे ले जाना चाहूंगा। कई बार हम बड़े बड़े डैम बना देते हैं, ये जैसे ये पहाड़ है, दो पहाड़ों के बीच में हमने बेसिकली क्या कर दिया, दीवार खड़ी कर दी। क्या खड़ी कर दी? दीवार खड़ी कर दी, और जलाशय का पानी जो है हमने इसमें भर दिया यहाँ पे बीच में। तो सर यहाँ पे अनावश्यक रूप से क्या हो गया, एक भार क्रिएट हो गया, कई मीटर लंबी हमने दीवार खड़ी कर दी और उसमें बेसिकली क्या कर दिया, पानी भर दिया हमने। तो सर ऐसे जो डैम बना दिए, जलाशय बना दिए, बांध बना दिए, उनके भार के कारण, ग्रेविटेशनल डैम, थ्री गॉर्जेस डैम ब्रह्मपुत्र पे चाइना बना रहा है, अर्थ के रोटेशन को उसने बेसिकली कुछ मिली सेकेंड कम कर दिया। सोचने की कोशिश करो, कई जगह पे माइनिंग होती है, तो आप लोग बेसिकली उस माइनिंग के अंदर क्या करते हो, पृथ्वी के अंदर ही तो कोई सतह को बेसिकली खोद करके आप बेसिकली उसके अंदर से बेसिकली क्या सामान बाहर निकाल रहे हो, उसके अंदर से मिनरल बाहर निकाल रहे हो, खनिज निकाल रहे हो। अगर वो कोलैप्स हो जाए तो, अगर वो गिर जाए तो उसके कारण भी बेसिकली क्या है, खनन के कारण भी, माइनिंग के कारण भी कई बार अर्थक्वेक, ट्रेमर्स, कंपन पैदा हो सकते हैं, भूकंप आ सकते हैं। कई बार विस्फोट, एक्सप्लोजन, आपने हिरोशिमा नागासाकी का नाम सुना होगा, आपने MOOB अमेरिका ने गिराया अफगानिस्तान में, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स का नाम सुना होगा, आपने माइनिंग खनन के समय चलने वाले बेसिकली जो है वो TNT ब्लास्ट होते हैं, ट्राई नाइट्रेट टोल्यूइन के ब्लास्ट किए जाते हैं, पूरे एरिया में कंपन हो जाता है। भूकंप क्या उसके कारण भी आ सकते हैं। तो विस्फोट, खनन, बांध, जलाशय, यह मानव जनित कारण है कि सर ह्यूमन इंड्यूस्ड है, हमने किया है ये, इसके कारण ये भूकंप आया है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? सो ये सारे काफी पॉइंटर्स हो सकते हैं हमारे पास में, रिजर्वायर इंड्यूस्ड भी हो सकता है। फिर सर जलीय भूकंप मेरे ख्याल से एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जलीय भूकंप को हम सुनामी के रूप में भी पढ़ेंगे, है ना। तो यहां पे एक प्रकार का भूकंप जो महासागरीय क्षेत्रों में आता है। अगर कहीं न कहीं हमारे पास में ये माउंटेन्स है, पर्वत है, यह प्लेट्यू है, यह पठार है और यह मैदान है, परंतु अगर समुद्र के अंदर कहीं न कहीं यहाँ पे भूकंप आए तो, अगर अर्थक्वेक यहाँ समुद्र के अंदर आया है तो क्या होगा कि सर यहाँ पे समुद्र की जो लहरें हैं वो बेसिकली बड़ी हो जाएगी आपके पास में, ठीक है ना। तो उन अर्थक्वेक के कारण पतन लहरें क्या होती है, कोस्टल वेव्स का क्रिएशन हो जाता है, और वो कोस्टल वेव्स की हाइट बहुत ज्यादा होती है, और वो कोस्टल एरिया में बेसिकली क्या है, तटीय एरिया में डिजास्टर एक तरह की कॉज करती हैं, है ना। तो अगर महासागर के क्षेत्र के अंदर कोई भी ओशियन के नीचे अगर अर्थक्वेक आएगा तो उसके कारण, भूकंप के कारण क्या होगी, सुनामी की परिघटना घटित होगी आपके, है ना। तो सुनामी है क्या कि सर आपके बेसिकली कहीं ना कहीं प्लेटें टकरा रही है, जब दो प्लेट टकरा रही, जैसे ये कॉन्टिनेंट की प्लेट है, ये ओशियन की प्लेट है, समुद्री और महासागरीय प्लेटों के अभिसरण के कारण, टकराने के कारण क्या हो रहा है, अर्थक्वेक आया। सपोज यहां पे क्या आया, अर्थक्वेक आया, तो यहां से जो एनर्जी रिलीज हुई, यहां से जो कंपन रिलीज होंगे वो बेसिकली शुरुआत में क्या करेंगे कि सर कम ऊंचाई की, है ना, और यहां पे जो है तरंगे पैदा करेंगे, पर जैसे जैसे वह तरंगे बेसिकली यहां पे कोस्टल एरियाज के आसपास में जाएगी, उन तरंगों की जो बेसिकली क्या है, ऊंचाई बढ़ती जाएगी, तो इनकी वेवलेंथ घटती जाएगी। यहां पे देखो वेवलेंथ ज्यादा है, यहां पे क्या है, वेवलेंथ ज्यादा है, तरंग दैर्ध्य ज्यादा है,
परंतु स्पीड जो है वो क्या है आपके पास में, बहुत ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है। यहां आते आते स्पीड तो कम हो जाएगी पर ऊंचाई बढ़ गई, क्या बढ़ गई, ऊंचाई बढ़ गई। अब क्या करेगी ये तरंगे, यह तरंगे यहाँ पे हार्बर वेव्स की तरह आएगी, पतन लहरों की तरह आएगी। इन्हीं को सुनामी वेव्स कहा जाता है, इन्हीं को हार्बर वेव्स कहा जाता है। तो सुनामी क्या है, पतन लहरें, हार्बर पे, किनारे पे, कोस्ट पे, तट पे आने वाली लहरें, है ना। जो गहरे महासागर के अंदर अगर कहीं ना कहीं अर्थक्वेक आ जाए आपका, है ना, अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए, उसके कारण महासागरों के अंदर क्या होगा आपके पास में, समुद्र तट से बहुत दूर महासागरों के अंदर यहां पे वेव्स क्रिएट होने लग जाती हैं और उन वेव्स को पतन लहरें कहते हैं। और जब तक ये पतन लहरें आपके इस कोस्ट तक आती है, तट तक आती हैं, बहुत ही बड़ा बेसिकली इन्होंने हाइट ले रखी होती है, ये विनाशकारी हो जाती है क्योंकि इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, 10, 20, 25, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, यहां तक कि कई बार तो आईफिल टावर के जितनी ऊंची भी हार्बर वेव्स देखी गई हैं, है ना। अब सोचो सर, ऐसा पानी अगर समुद्र का इस तटीय क्षेत्र में आया तो इस तटीय क्षेत्र में कई किलोमीटर तक अंदर जाएगा और इस तटीय क्षेत्र में जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सब बेसिकली जलमग्न। और अचानक से फ्लैश फ्लड्स आएगी, अचानक से क्या आएगी, बाढ़ आ जाएगी शहरों के अंदर, है ना। और उसके कारण क्या होगा, जान और माल की हानि होगी। क्या हमारे क्षेत्र में भी ये चीज देखी गई है? यस। कहां पे देखी गई है? वर्ष 2003 के अंदर ये देखी गई थी, अपने इंडियन ओशन के अंदर, अंडमान सी के अंदर एक सुनामी आई थी और उसका प्रभाव पूरे के पूरे इंडियन ओशन वाले रीजन्स में देखा गया, हमारे तमिलनाडु में भी था वो। हाँ जी। सो आई गेस ये भी क्लियर हुआ आपको। एग्जाम्पल है 2004 में भारत में आई थी, इंडोनेशिया में आई थी सुनामी, 2011 में जापान में आई थी सुनामी, है ना। ये डिजास्टर्स कॉज कर देती है, किसके कारण, कि सर समुद्र के अंदर, महासागरों के अंदर आए हुए अर्थक्वेक के कारण, भूकंप के कारण, पतन लहरों का, हार्बर वेव्स का निर्माण होता है, जिनकी ऊंचाई अधिक होने के कारण वह कोस्टल एरिया में, तटीय क्षेत्र में एक विनाशकारी गतिविधि का निर्माण करती है, जान और माल की हानि होती है। सुनामी, हार्बर वेव्स, पतन लहरों के नाम से भी जानी जाती है, राइट। तो सुनामी क्या है, एक जापानी शब्द है। क्या है ये, जापानी शब्द है, इसका मतलब होता है पतन लहरें, हार्बर वेव, हार्बर मतलब कोस्ट के पास में, तटीय क्षेत्र में जो लहरें देखने को मिलती है ना। सो तट के ऊपर बेसिकली यहाँ पे इनकी ऊंचाई जो है वो बढ़ जाती है, गति कम हो जाती है, तरंग दैर्ध्य कम हो जाता है। तो शुरुआत में तो देखो ये तरंग दैर्ध्य ज्यादा था, समुद्र के अंदर तो क्या था, तरंग दैर्ध्य ज्यादा था और ऊंचाई कम थी और स्पीड बहुत ज्यादा थी। इनकी यहाँ पे क्या थी, स्पीड बहुत ज्यादा थी। यहाँ पे आते थे स्पीड कम हो गई पर ऊंचाई और बढ़ गई, ऊंचाई और बढ़ गई। इसके कारण ये क्या है, ज्यादा विनाशकारी है, ये याद रखेंगे, है ना। तो गहरे महासागरों में इनकी गति ज्यादा होती है, तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है और इनकी ऊंचाई कम होती है, ठीक है ना। पर जैसे जैसे इधर आए इनकी गति कम हो गई, ऊंचाई अधिक हो गई, तरंग दैर्ध्य और भी कम हो गया, है ना। इसके कारण ये क्या है, डिजास्टर। एक तरीके से ऐसा लगा दीवार है पानी की और एक के बाद में एक था 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 था, बेसिकली पानी इतना भयंकर आता है, लोग उससे मर जाते हैं, पूरा घर जलमग्न हो जाता है, पूरा गांव शहर डूब जाता है भाई। चलो, अब अर्थक्वेक कहां कहां पे आते हैं? अर्थक्वेक जो है आपके पास में दो जगह पे आते हैं, जहां पे ये प्लेटें टकराती हैं या दूर जाती हैं, वहां वह अर्थक्वेक आते हैं आपके पास में। तो एक तो जैसे हम सभी को पता है कि सर प्लेटें दूर कहां जा रही है, कि सर मिड ओशियनिक रिज के आसपास में जा रही है। मिड ओशियनिक रिज है आपके पास में, जैसे अटलांटिक ओशियन के अंदर क्या है आपका, कि सर यहाँ पे डाइवर्जिंग अपसारी प्लेट किनारे, सर जो ये प्लेटें हैं एक दूसरे से दूर जा रही है, तो यहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं कि नहीं आते? यहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं। तो सर चाहे अपना सदर्न ओशियन हो, दक्षिणी सागर हो, चाहे अपना इंडियन ओशियन हो, है ना, यहाँ पे हर जगह पे बेसिकली क्या देखने को मिलेगा आपको, अर्थक्वेक। फिर है सर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के आसपास में भी, इसमें बेसिकली क्या है, जो पैसिफिक ओशियन है और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है और साउथ अमेरिकन प्लेट है, इनमें बेसिकली क्या है, टकराव देखने को मिलता है। क्या देखने को मिल रहा है, कन्वर्जेंस, अभिसारी मूवमेंट, एक दूसरे से टकराती है, कंपन पैदा होगा। तो पैसिफिक प्लेट के, प्रशांत प्लेट के, जैसे यहाँ पे एशियन प्लेट के साथ में, ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ में, साउथ ईस्ट एशियन, फिलीपाइंस, जापानीज प्लेट के साथ में टकराव के कारण, अभिसरण के कारण बेसिकली क्या है, यहाँ भी अर्थक्वेक होगा। इसको भी बेसिकली हम लोग इसी फोल्ड में पढ़ने वाले। सो प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर भूकंप का वैश्विक वितरण अगर मैं देखूं तो एक होगा सरकम पैसिफिक बेल्ट में, परिप्रशांत महासागरीय पेटी, दूसरा होगा मध्य महाद्वीपीय बेल्ट। अच्छा, मध्य महाद्वीपीय बेल्ट सर, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है ना, ये वाली प्लेट इस वाली प्लेट से टकरा रही है, तो सर क्या यहां पे भी अर्थक्वेक हमको फील होता है? देखो सबसे ज्यादा नेपाल,
है ना, नेपाल में अर्थक्वेक आया था। क्यों? क्या नेपाल लगभग यही है? नेपाल कहाँ है? इसी क्षेत्र में है, और इस क्षेत्र को मैं क्या कह सकता हूं? मध्य महाद्वीपीय कटक, कॉन्टिनेंट्स के बीच का बेल्ट है ना सर। यहाँ पे मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट इसको कहता है, जैसे कि एशियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से, जैसे ये आपकी यूरेशियन प्लेट है इंडियन प्लेट से टकरा रही है, यूरेशियन प्लेट जो है ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टकरा रही है, और इनकी कन्वर्जेंस से, इनकी अभिसरण से बेसिकली क्या हो रहा है? कंपन पैदा हो रहा है, ऊर्जा रिलीज हो रही है, अर्थक्वेक देखने को मिल रहा है। तो 3 बेल्ट है। पहला बेल्ट कौन सा है आपके? परिप्रशांत महासागर, पूरा प्रशांत के अंदर जो देखने को मिलेगा। फिर है मध्य महाद्वीपीय, कॉन्टिनेंट्स के बीच में। फिर है मध्य महासागरीय, मिड ओशनिक, ओशंस के बीच में, है ना। अब सर इसका इंपैक्ट क्या होगा? महासागरों के सॉरी जो भी आपके भूकंप होंगे उनका इंपैक्ट अगर देखा जाए तो पहले तो नकारात्मक इंपैक्ट सर डिस्ट्रॉय करते लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बिल्डिंग्स गिर जाती है, रोडें खराब हो जाती है, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे जितने भी बेसिकली अवसंरचनाएं हैं, रोड हैं, रेलवे हैं, पुल हैं, सब खराब हो जाते हैं उसके कारण। ठीक है सर। कई जगह पे आपके पास में सुनामी कॉज होती है। अभी हमने कहा कि सर पतन लहरें, इतनी बड़ी बड़ी 100-200 मीटर ऊंची लहरें, तो पूरे एरिया को जलमग्न कर दिया, लोगों को मार दिया, खेतों को डुबा दिया, शहरों को बेसिकली बहा दिया, है ना। लैंडस्लाइड कॉज हो सकती है आपके पास में, लैंडस्लाइड जिसको हम भूस्खलन कहते हैं, कि सर ये आपके पास में पहाड़ है, अब यहाँ पे बेसिकली अगर मैं शेकिंग करूं तो पहाड़ के ऊपर जो मिट्टी होगी वो बेसिकली क्या करेगी? वो लर्ज करके धीरे धीरे नीचे आएगी, है ना। वो भूस्खलित होकर के, मिट्टी है, पहाड़ के ऊपर से जो बड़े बड़े पत्थर है वो सीधे नीचे आएंगे, भूस्खलन हो सकता है आपके पास में, हिमस्खलन हो सकता है। अगर यहाँ पे ये बर्फ से ढकी होती है तो क्या होगा? हिमस्खलन हो जाएगा। कई जगह पे बाढ़ आ सकती है, जैसे डैम था, बड़ा सा जलाशय था, भूकंप के कारण दरारें पैदा हो गई, उसमें दरारें पैदा हो गई, और अचानक से डैम टूटने से क्या हो गया? बाढ़ आ सकती है आपके पास, राइट। फिर अच्छा, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, यहां पे इस आधार पर भी नकारात्मक प्रभाव होते। यह बोल वचन है, बोल वचन मतलब समझे, आ सा रा सा, है ना। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ये किसी में भी लिख लो। ये क्या प्रभाव पड़ता है कि सर इस चीज का आर्थिक प्रभाव है, सामाजिक प्रभाव है, राजनीतिक प्रभाव है, सांस्कृतिक प्रभाव है? पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता है? एटलीस्ट मैं राजनीतिक को तो यहाँ पे थोड़ा कम छोड़ भी दूं, पर 3 तो जरूर है सर। आर्थिक है, हमारा पैसा, हमारी बिल्डिंग्स, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म है सर। सामाजिक है, हमारे घर परिवार, गांव शहर सब खत्म है सर। कहीं ना कहीं सांस्कृतिक है, कई बार बेसिकली सोचो ये उस क्षेत्र में आए जहां पे कोई भाषा बोलने वाले 100 ही लोग हो, अर्थक्वेक में सबके सब तबाह, पूरी संस्कृति, पूरी सभ्यता, पूरी लैंग्वेज खत्म। मंदिर गया, हमारा मस्जिद गया, हमारी कोई इबादत का जगह थी वो गई, हमारा कोई पर्टिकुलर पिलग्रिमेज तीर्थ स्थल था वो गया। समझ में आए कि नहीं आई आपके पास में बातें? हाँ, तो ये सारी चीजें लिखी जा सकती हैं। फिर सर कुछ सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं क्या आपके पास में? कि सर हाँ, जैसे हमारा चैप्टर कह रहा है, क्या कह रहा है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है सर, है ऑल इज वेल। कुछ तो अच्छा है, कुछ तो अच्छा है इस चैप्टर में। सो इस बार भूकंप के कारण जलमग्न भूमि का उत्थान हो जाता है कि सर अर्थक्वेक आया तो जो भूमि पहले जलमग्न थी, जो पानी में डूबी थी, वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ उठ सकती है कि नहीं उठ सकती, है ना। वो अपसाइड होगी तो हमें कई बार नई जमीन भी प्राप्त होती है आपके पास में। कई बार भूकंप के कारण भूगर्भाग का उत्थान होने से क्षेत्र की जलवायु सकारात्मक रूप से भी प्रभावित हो सकती है। सर अर्थक्वेक आया, वहां की लैंडस्केप में चेंजेस आ गए, और लैंडस्केप में चेंजेस आने के कारण क्या हो गया? वहां पे जलवायु, वहां का क्लाइमेट चेंज हो सकता है। भूकंप के कारण कई बार तटवर्ती क्षेत्र के कुछ भाग धंस जाते हैं, जैसे बंदरगाह बन सकते हैं। तो हमें कुछ एरियाज के अंदर, कोस्टल एरियाज के अंदर क्या देखने को मिलेगा? हार्बर्स, डीप पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, जो हमारे व्यापार के लिए जहाज आते जाते हैं। वो उथले पानी में तो आएंगे नहीं ना, गहरे पानी में ही पहुंच पाएंगे, है ना। तो बेसिकली भूकंप के कारण कई बार कुछ जमीनें नीचे भी धंस जाती है, तो नीचे धंस गई तो अब यहाँ पे समुद्र का जहाज आकर के, बेसिकली मर्चेंट जहाज आकर के डॉक हो सकता है, आराम से बंदरगाह बन सकता है यहाँ पे, राइट। तो ये भी भाग है आपके पास में। सो फिर सर इंडिया के अंदर हम कैसे अर्थक्वेक को मेजर करते हैं? सर इंडिया में अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है एमएसके स्केल पे। एमएसके कौन है? मैथ्यूदेव स्पूनर कार्निक स्केल। कौन है? एमएसके, एमएसके, मैथ्यूदेव स्पूनर कार्निक स्केल, मैथ्यूदेव स्पूनर कार्निक स्केल, याद रख सकते हैं इसको, मैथ्यूदेव स्पूनर कार्निक स्केल। अच्छा इन्होंने क्या कहा है हमको? मैथ्यूदेव स्पूनर कार्निक स्केल ने बेसिकली हमको क्या कहा है कि सर 1 से लेकर के रोमन 12 तक बेसिकली इसकी यूनिट्स होगी, है ना। अच्छा यहां पे बेसिकली क्या है, 1964 में इसको बनाया था, 1964 में बेसिकली यह लाई गई थी। इसके कारण इसका नाम एमएसके 64 स्केल भी है, एमएसके 64 स्केल भी इसको कहा जाता है ना। यह स्केल क्या है? जो मर्केली स्केल है ना,
मर्केली स्केल उसी का ही संशोधित रूप है, उसमें थोड़ा अपडेट कर दिया हमने। क्या कर दिया? अपडेट कर दिया आपके पास में। इसके अंतर्गत विनाश की तीव्रता, इंटेंसिटी देखी जाती है, कितना डिस्ट्रक्शन कॉज हो सकता है अर्थक्वेक में, है ना। परिमाण नहीं देखा जाएगा फोकस के ऊपर कितनी ऊर्जा रिलीज हुई, अपितु ये देखा जाएगा कि सतह पे कितना विनाश हुआ। तो यहां पे इंटेंसिटी ऑफ द डिस्ट्रक्शन देखा जाएगा, ठीक है ना। यह भी स्केल 1 से लेकर के स्केल 12 तक होने वाली है आपकी, है ना। इसके आधार पे भारत को टोटल 4 जोन में बांटा गया है, जोन 2, 3, 4 व 5। भारत का 11% जोन जो है वह इस एरिया में आता है, जिसको जोन 5 कहते हैं, जोन 5 कहते हैं आपके पास में, ठीक है ना। फिर आपके पास में जोन 4 में 18% भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है, जोन 3 में 13% है, जोन 2 के अंदर 41%। आप कहेंगे सर जोन 1 कहां है? सर जोन 1 जो है वह उसको जोन 2 के अंदर ही मर्ज कर दिया गया। आज भारत का 41% एरिया जोन 2 में आता है। जोन 2, 3, 4, 5 का क्या मतलब है कि सर इसका मतलब है कि किस एमएस के लेवल का अर्थक्वेक आ रहा है। अगर एमएस के लेवल आपके पास में 6 या उससे अधिक हैं तो जोन 1 एंड 2 है ना। एमएस के लेवल अगर 7 हैं तो जोन 3 है, एमएस के लेवल 8 हैं तो जोन 4 है, और कहीं न कहीं आपके पास में 9 या 9 से अधिक एमएस के स्केल के ऊपर अगर इतनी भूकंप की तीव्रता है, इतना वो विनाश कॉज कर सकता है, तो उसको जोन 5 में रखा गया। भारत में कौन कौन से एरियाज है? जैसे उत्तर पूर्व का क्षेत्र, कुछ उत्तरी भाग बिहार का, कुछ उत्तराखंड वाला क्षेत्र जो नेपाल से मिलता जुलता है, कुछ हिमाचल का क्षेत्र, और कुछ आपके पास में जम्मू कश्मीर का, कुछ भुज वाला क्षेत्र है, और फिर आपके अंडमान और निकोबार का क्षेत्र। जोन 5 सबसे ज्यादा इंटेंस जो एमएस के लेवल 9 और उससे ऊपर के बेसिकली भूकंप यहां पे देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसके ठीक पास में, रेड के ठीक पास में ऑरेंज है, जोन 4 है। तो अगर मैं देखूं तो रेड के ठीक पास में ऑरेंज, रेड के ठीक पास ऑरेंज, रेड के ठीक पास ऑरेंज, है ना। यहाँ पे रेड, ये क्या है? जोन 4 है। 4 के ठीक पास में है। फिर 3, अच्छा 4 में क्या है कि सर 18% भारत का भूभाग आएगा, और इसमें एमएस के स्केल 8 या उसके नीचे के तीव्रता के भूकंप आएंगे। फिर सर जोन 3, जोन 3 में हम क्या बेसिकली कह रहे हैं? येलो, कि सर इस ऑरेंज के पास वाला जो क्षेत्र, ऑरेंज के पास येलो, ऑरेंज के पास येलो, ऑरेंज के पास येलो, ऑरेंज के पास येलो, ठीक है ना। सो यह वाला क्षेत्र जो है, यहां पे बेसिकली क्या देखने को मिलेगा? एमएस के 8 तक की तीव्रता का भूकंप देखने को मिला। यह याद रखेंगे, इस चीज को याद रखा जा सकता है। दैट्स इट। तो इस क्लास में हमने क्या क्या सीखने की कोशिश की दोस्तों? आई होप दैट यू हैव ऑल एंजॉयड दिस, ठीक है। अच्छा, इस क्लास से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, पीडीएफ आपको जो चाहिए, आप टेलीग्राम पे जे सर PW UPSC पे रीच आउट कर सकते हैं। अगर ये क्लास अच्छी लगी है, आपको फीडबैक जरूर दीजिएगा इस टेलीग्राम के ऊपर और इस वीडियो के कमेंट के अंदर। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आधिकारिक PW का, जगदीश_जांगिड 123, जगदीश_जांगिड 123। या आप नॉर्मल भी बेसिकली अगर जाकर के लिखेंगे टेलीग्राम पे, है ना, टेलीग्राम पे जाकर के आप अगर इतना भी लिखेंगे ना जगदीश जांगिड सर, तो भी आपको यह टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा दोस्तों। यू विल बी एबल टू सी दिस टेलीग्राम चैनल, ठीक है। सो आप यहां पे होमवर्क करेंगे और होमवर्क सबमिट करेंगे। आपका होमवर्क क्या है? क्या है आपके पास में? ये सर अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को डिस्क्राइब करने में भूकंप विज्ञान, सीज्मोलॉजिकल स्टडीज का, है ना, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव्स, इनका क्या रोल है ना, और इनकी सचित्र व्याख्या करो। क्या बताओगे इनकी? विद डायग्राम यू विल बी एक्सप्रेसिंग कि सर पी वेव्स कैसे हैं, एस वेव्स कैसे हैं, क्या कंक्लूजन है इसके कारण, ठीक है। और सबमिट करेंगे। सबमिट कहां करेंगे होमवर्क? आप टेलीग्राम चैनल पे, है ना, जे सर PW UPSC पे ये हैंडल है, इस पे कर सकते हैं, और ये चैनल है, इसको ज्वाइन करेंगे। सारी जानकारी इस पे मिलेगी। यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद मी।
थैंक यू क्लास। ये क्लास कैसे लगी, कुछ नया सीखने को मिला? अगर हाँ तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड गोज विदाउट सेइंग, अगर ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पे, और कमेंट करना मत भूलिएगा कैसे लगी ये क्लास और इसका एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं अगले एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ में। अंटिल देन, थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।